नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दैनिक नवज्योति के इस विशेष प्रोग्राम वर्चुअल टॉक शो में। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, दिल की असीम गहराइयों से आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हम सब कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना ने पूरी मानव जाति को जकड़ लिया है। इससे हर क्षेत्र में स्थिति बेहाल है, लेकिन भारत निरंतर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारी जीवटता का परिचायक है, हमारी मेहनत, हमारे समर्पण की दृष्टिगोचर है। आज हम चर्चा करेंगे किसानों की समस्याओं की, किसानों की आर्थिक स्थिति की, किसानों के सामने उत्पन्न उन झंझावतों की जिनसे हम लड़ना चाहते हैं और जिनसे लड़कर हम निकलना चाहते हैं। आज हमारे इस विशेष प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, जिन्होंने इस देश व दुनिया में कृषि किस प्रकार विकास के नए आयाम तय कर सकती है, इस पर बेहतरीन कार्य किया है। चूंकि मैं अतिथियों का परिचय कराऊं, इससे पहले कृषि को लेकर चंद बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि हमारे साथ माननीय एनएस राठौर साहब जुड़े हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। एग्रीकल्चर को एक आम जन तक पहुंचाने में किस प्रकार एग्रीकल्चर अच्छा व श्रेष्ठ हो सकता है, इसके लिए उन्होंने बेहतरीन कार्य किया है। मैं निवेदन कर रहा था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। एक दौर था जब भारत की 80% आबादी कृषि पर निर्भर थी, लेकिन आज भी 67% लोग खेती पर आधारित हैं। तो ऐसे में हमें ये देखना होगा कि जब हम आजाद हुए थे उस समय, यानी कि 15 अगस्त 1947 को देश की जो जीडीपी है, जिसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, उसमें भारत में कृषि का 51% योगदान था, जो आज 2020 में मात्र 13% रह गया है। आखिर वो कौन से कारण रहे जिस जीडीपी को कृषि संचालित किया करती थी, आज उससे वो विलग हो गई है, अलग हो गई है? ये हमारे सामने बहुत ही ज्वलंत सवाल हैं जो मुंह बाए हमारी ओर देख रहे हैं। साथ ही एक और मैं निवेदन करूंगा, चूंकि मैं पत्रकार हूं, समाज में रहता हूं, लोगों की स्थितियों को जानता हूं। लोग आज ये कहते हैं कि कृषि एक घाटे का सौदा बनकर रह गया है। आज एक दौर था जब हर घर में लोग खेती किया करते थे, खेती किसानी को अपने जीवन का ध्येय माना करते थे, लेकिन आज दुर्भाग्य से ना तो कोई बेटा खेती करना चाहता है और ना ही कोई पिता अपने पुत्र को खेती करवाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि खेती एक घाटे का सौदा है। ऐसे में एक आईएएस का बेटा आईएएस बनता है, एक राजनेता का बेटा राजनेता बनता है, एक प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर बनता है, लेकिन दुर्भाग्य से आज इस देश में एक किसान का बेटा किसान नहीं बनता है। आखिर चंद सालों में, आजादी के इन चंद सालों में से क्या स्थिति पैदा हुई कि हर किसी का कृषि से मोहभंग हो गया? इन तमाम सवालों पर हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ ऐसे महत्वपूर्ण हमारे मेहमान हैं जो हमें बताएंगे कि किस प्रकार जो कृषि आज जो घाटे का सौदा बना है, वो किस प्रकार मुनाफा इसमें हो सकता है। इन तमाम सवालों पर हम मंथन करेंगे, मंत्रणा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार किसान के खेत में भी खुशहाली का दीपक जल सकता है, किस प्रकार किसान जीवन को अधिक राह आसान करके बुलंदियों की ओर अग्रसर हो सकता है। आज हमारा विषय है इस वर्चुअल टॉक का कोरोना संकट, कृषि के समक्ष चुनौतियां एवं समाधान। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर एस.एन. राठौर साहब। आप महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर में वाइस चांसलर हैं। सर, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आप आईसीएमआर में उप महानिदेशक रहे हैं। वो एक ऐसा संस्थान है जहां पर कृषि के लिए, खेती बाड़ी के लिए नया रिसर्च होता है, शोध होता है। और महत्वपूर्ण बात यह है राठौर साहब के लिए कि आपने कृषि शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम तैयार किया है, जो भावी पीढ़ी के लिए इस पीढ़ी की ओर से एक महत्वपूर्ण सौगात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं कामरेड अमराराम जी। आप राजस्थान में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपने
किसानों के सवाल को लेकर, मजदूरों के सवाल को लेकर हमेशा संघर्ष का बिगुल फूंका है। आप अनेक बार राजस्थान विधानसभा में विधायक निर्वाचित हुए हैं और संघर्ष ही आपका जीवन का फलसफा है, ऐसा मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होंगी। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर महेंद्र मधुप साहब। आप खेती किसानी के लिए ही जीते हैं। मैं ये कहूं कि आपका संपूर्ण जीवन किस प्रकार एक खेत से उन्नति की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है, किस प्रकार किसान भी समृद्ध हो सकता है, किस तरह किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आपने जीवन भर संघर्ष किया है, प्रेरणा दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अभी आपके जीवन का 73वां वर्ष चल रहा है और इन 73 सालों में करीब 60 साल निरंतर खेती किसानी के लिए ही आप समर्पित रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रामपाल जाट। रामपाल जाट साहब राजस्थान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में एक अगवा किसान नेता के रूप में अपनी मेहनत और समर्पण के बल पे आपने अपनी पहचान बनाई है। रामपाल जाट जी किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और निरंतर खेती व किसानी के सवाल को लेकर जनता के बीच जाते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। मैं इनका एक परिचय और दूं। पिछले दिनों आप आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष थे, लेकिन जब आपको लगा कि आम आदमी पार्टी किसानों के सवाल को हल नहीं कर पा रही है, जब आपको महसूस हुआ कि दिल्ली सरकार जहां आम आदमी पार्टी कार्यरत है, शासन में है, वो किसानों के सवाल पर मूक दर्शक बनी हुई है, तो आपने ना सिर्फ उस पार्टी से इस्तीफा दे दिया बल्कि उसकी अध्यक्षी को भी त्याग पत्र देकर मुक्त हो गए। अब पूर्ण रूप से खेती किसानी व किसानों के संघर्ष को लेकर संघर्षरत हैं। हमारे साथ हैं गजानन जी कुमावत। आप किसानों के लिए लड़ने वाले एक सच्चे किसान नेता हैं और भारतीय किसान संघ के जयपुर प्रांत के प्रदेश महामंत्री हैं। कुमावत जी निरंतर किसानों के सवाल पर सक्रिय रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मंजू दीक्षित जी। मंजू दीक्षित जी एक जागरूक महिला है। मैं आपको निवेदन करूंगा कि ये मान लिया गया है कि खेती किसानी पुरुष करते हैं, लेकिन मंजू जी हमें बताएंगी कि खेती में महिलाओं का कितना योगदान होता है, महिलाएं किस प्रकार खेती कर पाती हैं, और ये बताएंगी हमें कि यदि खेती में महिलाओं का योगदान नहीं रहे तो खेती की स्थिति क्या बन जाती है। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे केसी नागर साहब। अभी उनसे हमारी मुलाकात हुई इस वर्चुअल टॉक में, अभी वो फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं, फिर दिखेंगे तो मैं उनसे बात करेंगे। साथ ही हमारे साथ हैं एक छोगालाल जी सैनी साहब। आप प्रयोगधर्मी किसान हैं। किस प्रकार किसान छोटी छोटी बचत को लेकर ना सिर्फ घर परिवार चलाता है बल्कि उससे अपने परिवार का बस अच्छे समाज के निर्माण के लिए क्या भूमिका हो सकती है, ये हम छोटेलाल जी साहब से सीखने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर केसी नागर साहब जुड़ गए हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जयपुर में। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपसे हम जानेंगे कि किस तरह एक छोटा किसान जिसके पास कम जोत होती है वो भी अपना जीवन, परिवार का जीवन, देश का जीवन चला सकता है। तो इस संक्षिप्त परिचय के बाद अब मैं हमारे मध्य में मौजूद श्री राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि वो हमें बताएं कि कोरोना के संकट काल के दौरान किसान किस प्रकार आगे बढ़ सकता है, क्योंकि चहुओर निराशा का माहौल है। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया आज शून्य को देख रही है, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि किसान किस प्रकार समृद्ध हो सकता है? जी राठौड़ साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। बड़ा अच्छा प्रश्न किया। शुरुआत में जब प्रथम जो लॉकडाउन हुआ था 23 मार्च को, उस समय थोड़ी दिक्कत आई थी और वाकई में एक भय का मौसम था और सब जने व्यक्ति, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग तो बाद में आई, पहले तो ये हुआ कि साहब घर में ही बंद रहो और उसके बाद बातें शुरू हुई कि साहब हर
दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश कहें कि उसी समय हम हार्वेस्टिंग के लिए खड़े हुए थे। हमारी जो खेती बाड़ी थी और हमारी जो गेहूं की फसल थी वो बिल्कुल हार्वेस्टिंग की स्टेज पे थी, तो बड़ा दिक्कत थी। मगर फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि काफी हमारे किसान भाइयों ने काम किया और सही समय पे हार्वेस्टिंग भी होगी। फिर राज्य सरकार ने भी काफी अच्छा काम किया कि उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे उन्होंने कहा कि साहब जितनी अपनी मंडियां हैं और सेटेलाइट मंडियों को भी ये अधिकार दिया और सेवा समितियां जो थी गांव के लेवल पे उनको भी मंडी का रूप दिया। और आज के अखबार में तो ये भी मैसेज था कि साहब पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल करीब 13% ज्यादा प्रोक्योरमेंट हुआ मटेरियल का हमारे जितने भी रबी सीजन थी। तो वैसे कोरोना में कई दिक्कतें थी, ये मैं मानता हूँ, मगर फिर भी शुरुआत जो हुई थी उस समय तो काफी ये लग रहा था कि कैसे हम सारा काम करेंगे खेतीबाड़ी का, मगर धीरे धीरे सब चीज सॉल्व होती गई। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कोरोना से हमें डरना नहीं है और कोरोना से साथ हमें रहना भी पड़ेगा, क्योंकि अब ये सवाल प्रश्न आ रहा है कि कब ये खत्म होगा। और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने तो ये डिसाइड कर लिया है पढ़ाने के हिसाब से कि आप सितंबर 2021 तक हमें इसी तरह से रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इस तरह के प्रिडिक्शन आ रहे हैं। तो खेती से जुड़ी जितनी भी गतिविधियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए किसानों को अपना काम करना पड़ेगा और कर भी रहे हैं। वे सब प्रशंसा के योग्य हैं। कृषि उपकरणों की दुकानें भी सुचारू रूप से चल रही है, उनकी मरम्मत है, रिपेयर पार्ट्स की जो पहले कमी थी एकदम तो दिक्कत आई थी फर्स्ट लॉकडाउन में, उस समय तो खाद बीज और कीटनाशकों के की बहुत दिक्कत आई थी। इवन निर्माण की जितनी फैक्ट्रियां थी वो भी बंद हो गई थी, जी वितरण की सारी गतिविधियां बंद हो गई थी। और कटाई से जुड़ी हुई मशीनरी कम, पहले बहुत कंबाइन हार्वेस्टर जो गुजरात से आते थे, क्योंकि गुजरात में अर्ली हार्वेस्टिंग हो जाती है, वहां से निकलते हुए राजस्थान से करते हुए पंजाब में जाते थे, वो भी एकदम बंद हो गए थे। तो काफी दिक्कत थी। इवन दूध के वाले में, दूध और दूध उत्पादन में भी बहुत दिक्कतें आई थी, क्योंकि शुरू में तो उनके मवेशियों के चारे से जुड़े हुए प्लांट और ये सब बंद हो गए थे, रॉ मटेरियल की कमी थी, मगर धीरे धीरे सब खत्म हो गया और अब तो हम सारी चीज सुचारू हो रही है, किसानों को उसका उचित मूल्य भी मिल रहा है। और जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके हिसाब से सब चीजें परचेज की जा रही हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो 3 रेस्ट्रिक्शन थे ना शुरू में, एक तो ट्रेवल का रेस्ट्रिक्शन था, यात्रा नहीं कर सकते थे, तो उस समय दिक्कत लग रही थी कि जो भी हमारा उत्पादन हो रहा है या हम जो भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो सब रुक जाएगा, मगर कुछ हद तक ठीक रहा और अब सुचारू रूप से है। और इसी तरह पहले बॉर्डर भी बंद कर देते कि एमपी नहीं जा सकते, इधर गुजरात नहीं जा पा रहे थे, हरियाणा नहीं जा पा रहे थे। और अब उसके बाद फिर ये बात हुई कि सोशल डिस्टेंसिंग भी, तो किसानों ने काफी अच्छा काम किया। मैं तो ये कहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए भी हार्वेस्टिंग करना, अपने सारे अपनी जितनी भी फसल थी उसकी थ्रेसिंग करना और सुचारू रूप से उसको सही तरीके से बेचना, तो इन सब काम में जो भी था मैं तो ये कहूंगा कि अच्छा हुआ है और भविष्य में भी ठीक रहेगा। मगर कुछ चीजें ऐसी लगती है कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि मानसून डिपेंडेंट है, मानसून आ तो गया है मगर हमेशा हर साल ये थोड़ा सा विचलित करता है, कहीं ज्यादा हो जाता है कहीं कम हो जाता है। और पशुओं के लिए हिसाब से भी हमें ध्यान में रखना है। और साथ में जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन की चीजें अभी तो मैं मानता हूँ कि खाद और बीज जितना भी है उसकी कोई दिक्कत नहीं, अगर ये सिचुएशन आगे भी चली, हमें भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर ये चली तो हो सकता है दिसंबर के बाद हमें, अगर यही सिचुएशन रहेगा तो हमारे पास हो सकता है खाद और बीज की तो मैं नहीं कहूंगा, मगर खाद की तो, केमिकल फर्टिलाइजर्स की तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और साथ में लेबर का भी, हमारे राजस्थान में तो इतनी दिक्कत नहीं है, दूसरे राज्यों में तो बहुत दिक्कत आई, पंजाब और हरियाणा में तो काफी ये है कि क्योंकि वो तो हम यूपी और बिहार के लेबर पे डिपेंडेंट थे तो उनका तो बड़ा हालत खराब है। माइग्रेंट लेबर की बहुत अच्छी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और हमें एकजुट होके और जिस तरह के कार्य है कि मार्केट से जुड़ी हुई चीजों को, एक बहुत अच्छी चीज हुई है, सरकार ने, भारत सरकार ने भी की है, पहले राजस्थान सरकार ने की थी कि कोई भी किसान से तो अपने स्तर पे परचेजिंग कर सकता है। पहले ये नहीं था, कि जितनी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थी उनको रेस्ट्रिक्शन था, उनको ये कहा गया था कि आप है ना केवल ऑथराइज्ड जो डीलर है उन्हीं से परचेज करें। अब किसान से भी परचेज किया जा सकता है डायरेक्टली, वही सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये किया है। साथ में एक बहुत बढ़िया चीज हुई है कि अब हमारा किसान
ऑनलाइन जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है उसके तहत वो अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है। लॉजिस्टिक कैसे होगी, मतलब लॉजिस्टिक का मतलब है कैसे उसका सामान बाद में राजस्थान से हरियाणा या तमिलनाडु या कर्नाटका कैसे जाएगा वो बाद में देखा जाएगा, मगर इस विधि से कम से कम किसान को ये तो मालूम पड़ जाएगा कि हमारे पास हम कितने मूल्य पे हमारा सामान बिक सकता है। तो डॉक्टर कई साहब, चीजें अच्छी भी हुई है, कई चीजें इस तरह से हुई है, मैं यही कहना जी चाहूंगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात बताई आपने। डॉक्टर साहब, मैं निवेदन कर रहा था, और ये राजस्थान की बहुत ही बर्नन इशू है। जिस प्रकार पाकिस्तान से जो टिड्डी आई है, टिड्डी ने खेतों के खेत समाप्त कर दिए, किसान बड़ा बदहाल है। तो क्यों नहीं इस टिड्डियों पर कुछ बताइए आप, ताकि किसान देखो को फायदा हो सके। देखो ये हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। और राजस्थान के पास तो क्या है कि दूसरे राज्यों को देखते हुए हमारे पास बॉर्डर खुला हुआ है थार थार डेजर्ट से, और ये टिड्डियों का आक्रमण होता है ना, तो ये देख आपको आपने देखा होगा कि जनवरी के महीने में भी बारिश हुई थी रेगिस्तान में और गुलिस्तान में। जब भी ये बेसिकली क्या तीन तरह की टिड्डियां होती है, तो जो इसमें जो थार और जो डेजर्ट टिड्डी होती है वो ये होती है कि वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी के समय अगर थोड़ी सी नमी बढ़ जाए बारिश के कारण या किसी के कारण, तो ये अंडे दे देती है, और अंडे देने के बाद ये इसका प्रजनन होके और ये फिर दौड़ने लगती है। और ये देखा गया है कि टिड्डियां एक दिन में करीब 100 से 150 किलोमीटर तक पार कर लेती है, और इसका बहुतायत संख्या में जाती है। इस बार तो आपने देखा होगा कि जयपुर शहर में भी आ गई थी, जी और जी, अभी पिछले महीने ये दिल्ली में भी पहुंच गई। तो बिल्कुल। जनवरी में भी ये हुआ और अप्रैल में, फिर उसके बाद अप्रैल में भी हुमिड बढ़ा। तो ये तीन तरह की जो टिड्डी है, एक तो आपके डेजर्ट से आती है, एक बुम्बई टिड्डी कहलाती है जो कि लोकल लेवल पे शुरुआत होती है जिनका, और जो हमारे जितना भी हमारे समुद्री किनारा है वहां से होती है। और तीसरी क्या होती है, अपने स्तर पे भी पैदा हो जाती है। कई बार यहाँ पे देखा गया है कि राजस्थान में भी हमारा जो 61% एरिया एरिड है, 61%, और 16% हमारा सेमी एरिड है। तो कुल मिला के 77% ऐसा क्षेत्रफल है जहाँ पे इजीली इनके है ना अंडे और वो आप टिड्डी में बदल सकते हैं। तो और वैसे जहां पर अगर अगर आपने खेत है और उसको जोत रखा है तो खेत में नहीं होगी, उसके पगडंडी पे जहां पर की किनारों पे वहां पर ये अंडे देती है। और एक साथ अंडे देने के बाद, और इसकी एक खासियत है कि सोलर एनर्जी सन की ऊर्जा जैसे इसको प्राप्त होती है, ये तुरंत दो इसको ज्यादा एनर्जी मिलती है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि ये जब मैंने बताया 150 किलोमीटर तक भी तय कर लेती है, तो एक साथ इतने बड़े समूह को कंट्रोल करना एक किसान के हाथ में का काम नहीं है। या तो ऊपर से स्प्रे करके इसको खत्म किया जाए, या म्यूजिक के साथ डीजे के साथ ज्यादा आवाज करने के बाद इसको एक स्थान से दूसरे स्थान निकाल दें। शुरुआत जो होती है राजस्थान में एंट्री होती है डेजर्ट के जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है वहां से क्रॉस करते हुए। इस बार जो पिछले महीने मई में जो आई थी वो हमारे गुलिस्तान से आई थी, गुलिस्तान में इसका केंद्र देखा गया था। और वो तो बढ़ते बढ़ते आप क्या देखें राजस्थान से होते इस बार तो पंजाब एंड हरियाणा एंड यूपी के भी 17 जिले थे, उनको क्रॉस करके दिल्ली में एंट्री लेके और फिर अल्टीमेटली आगे से निकल के चाइना में चली गई। चाइना में तो इसको लोग वहाँ खाते भी हैं इसलिए उनको तो बहुत मजा आया, मगर हमारे लिए बहुत दिक्कत है क्योंकि ये जब शुरुआत हुई थी उस समय हम कपास बो रहे थे, तो उस समय हमारे पे इस पे अटैक किया। और अभी भी ये चीज मैं बता सकता हूँ कि जैसे ही आपका वापिस ह्यूमिड बदलेगा, यानी कि एकदम गर्मी हुई और गर्मी होते ही अगर बारिश हुई तो ये तुरंत वापिस आएगी, और स्थानीय स्तर पे भी इसका वापिस ये पैदा होगी और ये चलेगी और दौड़ेगी। राजस्थान तो इसके लिए अछूता नहीं है, राजस्थान में तो ये दिक्कत करेगी, आगे भी आएगी। इसलिए मैं तो कहता हूँ भारत सरकार को राजस्थान सरकार को मिलके इसका कुछ तरकीब करनी चाहिए। और एक आधा किसान इसको नहीं हटा सकता, जब ये समूह में आती है तो उसके लिए तो या तो ड्रोन टेक्नोलॉजी से किया जाए कि ऊपर से इसके ऊपर स्प्रे किया जाए, या इसके साथ साथ नीचे से भी जो अगर स्प्रे करना है तो मैकेनाइज्ड स्प्रेयर होते हैं जिसमें कि एक साथ 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस को 15 मिनट में कवर किया जा सकता है। अगर इस तरह की क्रिया की जाए तो ये कुछ हद तक खत्म हो जाएगी, या फिर इसके जैसे अंडे पैदा होते हैं उन अंडे को वहीं नष्ट कर दिया जाए। और ये देखा गया कि बहुत सी जगह इसके सफल प्रयोग भी हुए कि अंडों को तुरंत नष्ट कर दिया गया है। इवन हम पाकिस्तान की बुराई करते हैं कि, और पाकिस्तान हो सकता है किसी हद तक इसमें सक्षम ना हो, फिर भी ये देखा गया है इस बार उन्होंने गुलिस्तान में बहुत कुछ कंट्रोल किया। और फिर भी बहुत कुछ मात्रा में, क्योंकि इतना बड़ा डेजर्ट एरिया है, वहां से निकलती हुई और ये इंडिया में क्रॉस करी, और जहाँ पे भी ग्रीनरी नजर आती है ये वहां दौड़ती है और एक साथ सारी फसल को खत्म करती है। तो ये एक तरह की भयंकर बीमारी है जिसको हमें सोचना है, और किसानों की तो ये दुश्मन है,
मैं जी ये डॉक्टर कहूंगा साहब। कि शहरों में जैसे आई, इस बार जयपुर में भी एंट्री ली और दिल्ली में भी ली, और हरियाणा के गुड़गांव में बहुत ही जो अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया है वहां भी एंट्री ली। मगर उसके बाद भी अब हमें करना चाहिए कुछ ना कुछ एक मिशन मोड पे। मतलब आने से अभी ये है ये देखा गया है कि जो जनवरी में बारिश हुई, फिर अप्रैल में बारिश हुई। अब अगर अपन ये देखें कि ये बारिश का मौसम निकलने के बाद जब सर्दी होगी, उस सर्दी में अगर कोई बारिश होती है तो ये पुनः उठ के आएगी। तो हमें इसके ऊपर जी बड़ा डॉक्टर ध्यान साहब। देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, मैं धन्यवाद। वापस आपको प्रश्न रखूंगा। हमारे धन्यवाद। साथ कामरेड अमराराम जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार आपका जीवन ही संघर्ष में जीवन रहा है, तो आज भी किसानों की स्थिति ठीक नहीं है, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? एक बुनियादी सवाल और है कि जब सरकार पूंजीपतियों के कर्जे माफ करती है तो उसको एनपीए कहा जाता है, उसकी कहीं चर्चा नहीं होती। लेकिन जब किसानों के चंद रुपए माफ किए जाते हैं तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। आखिर इस नजरिए में को आप किस तरह देखते हैं, अमराराम जी? जी धन्यवाद। जी सबसे पहले तो मैं दैनिक नवज्योति को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि देश के 67% लोग जिसकी जीविका जिंदगी कृषि पे आधारित है, उनके संकट और समाधान के विषय पे आपने ये सेमिनार रखा है। इसके लिए मैं आपका और तमाम जो इस पैनलिस्ट हैं जो सुन रहे हैं उनको भी धन्यवाद, क्योंकि 67% लोग अगर संकट में होंगे तो देश में संकट है। कुछ गिने चुने लोग, मुट्ठी भर लोग, 1% लोग जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो मालामाल हैं, और देश का 67% किसान कर्जे में दबकर पिछले 16 साल में 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की। ये पहली बार है जब अकाल से मरते थे लेकिन आत्महत्या नहीं करते थे। जो सरकार की नीतियां 90 के बाद जो रही हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इस संकट को कोरोना के कारण ही नहीं है। निश्चित रूप से कोरोना से बहुत बड़ा संकट आया है, ये बात सही है कि कोरोना के बाद जो किसान का दूध, सब्जी, फल कोई लेने वाला नहीं था। आप अंदाजा कीजिए, राजस्थान की सरस डेयरी जो किसान का दूध 32 और 33 रुपए में लेती थी, वो 22 रुपए में नहीं लिया, और जो आम उपभोक्ता खरीद के खाता था 42 रुपए लीटर में, वो 42 में ही मिला। जी जी। सब्जियां फेंकनी पड़ी, फल आप अंदाजा कीजिए। अभी राठौड़ साहब एमएसपी की बात कर रहे थे, अभी चने का एमएसपी घोषित है और पूरे राजस्थान में 1000 रुपया प्रति कुंटल नीचे बेचना पड़ा है। जी। बहुत सी चीजों की एमएसपी है नहीं। मतलब किसान को किस तरह से इस लॉकडाउन के दरमियान नुकसान भोगना पड़ा है। ये तो किसान है जो इस लोग घरों में बंद थे, वो अपने जीवन को खतरे में डालकर खेतों में कटाई कर रहा था जी। लेकिन सरकार उसके लिए समाधान के लिए नहीं। मैं समझता हूं कि इस कृषि संकट का मूल कारण सरकार की नीतियां हैं। जैसे आपने शुरुआत करते हुए बताया कि देश की आजादी के वक्त 67% लोग थे, उनकी जीडीपी में कितना हिस्सा था, और आज 60% के करीब होने के बाद में भी मात्र 13% उसकी हिस्सेदारी है। आप बताइए उसका जिंदगी किस तरह से चल रहा है। और उसका नतीजा है, क्योंकि आज जो इनपुट्स थे, बीज हो, खाद हो, डीजल हो, दवाइयां हो, सब बाजार के हवाले हैं, और उसका डीजल तक, और उनकी लागत 5 से 10 गुना बढ़ी है। और मुश्किल से जो किसान पैदा करता था उसकी कीमत मुश्किल से 1.5 और 2 गुनी हुई है, और उसी का नतीजा है कि किसान कर्जे में दबता जा रहा है। और आपने सही सवाल किया कि लॉकडाउन के दौरान ही देश की सरकार ने 68,000 करोड़ रुपया माफ किया, बहुत बड़ी टैक्सेस रिबेट दी है। लेकिन किसान को अगर 50,000 रुपए का कर्जा माफ होता है तो पूरा देश कंगाल हो जाता है, और बड़ी बड़ी कंपनियों का कई लाख करोड़ रुपया भी कर्जा माफ होता है तो देश विकास करता है। और किसान का कर्जा माफ हो जाए तो देश कंगाल हो जाता है। इसलिए सबसे
बेहतरीन समाधान यही है। इस देश की सरकार ने मनमोहन सिंह के वक्त किसानों के दबाव के कारण स्वामीनाथन जो सबसे बड़े कृषि वैज्ञानिक थे, उनके नेतृत्व में पूरे देश में घूम करके आयोग ने एक सिफारिश दी थी। निश्चित रूप से पहले तो इन नीतियों के कारण जो किसान को घाटा हुआ है, उसके कारण जो कर्जदार हुआ है, पहली बात तो है कि सरकारी और गैर सरकारी जितना कर्जा है वो इस देश के किसान को एक दफे कर्जा मुक्त किया जाए। फिर उसके बाद जो कुछ भी वो पैदा करता है, अगर आपने सब कुछ बीज खाद से लेकर के डीजल तक बाजार के हवाले कर दिया है, तो निश्चित रूप से उसकी जो लागत बढ़ी है 5 से 7 गुना बढ़ी है, तो निश्चित रूप से किसान को भी उसके अनुसार लाभकारी हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि इसी राजस्थान में कहावत थी, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और निकृष्ट चाकरी। इन नीतियों के चलते हुए उल्टा हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उल्टा हो गया है। उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार और निकृष्ट खेती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिएगा कि कोई 4th क्लास भी अगर लग गया तो उसको लड़की देने के लिए तैयार है, लेकिन जिस किसान के बेटे के पास 50 बीघा भी जमीन है, उसको कोई बच्ची देने के लिए तैयार नहीं है। और जब आप अंदाजा कीजिए 67% लोगों को, क्योंकि सरकार, वर्ल्ड बैंक, IMF सबकी प्लानिंग ये है कि इस किसान की खेती को तबाह किया जाए, खेती जमीन कॉर्पोरेट के हाथ में आए और सस्ते से सस्ता मजदूर जब मिलेगा, जब वो खेती छोड़ करके शहरों में रोजगार जिंदा रहने के लिए यहाँ आएगा। और आज कोरोना संकट में इस खेती को कॉर्पोरेट खेती की ओर, मतलब इस संकट के दौरान भी आवश्यक वस्तु नियंत्रण कानून को समाप्त किया जा रहा है। मतलब इसका मतलब किसान को लाभकारी कीमत मिले और खरीद के खाने वाले को सस्ता मिले। लेकिन ये सरकार करने की बजाय आवश्यक वस्तु कानून में ऑर्डिनेंस लेके आई है। बड़ी बड़ी कंपनियों को, अंबानी, अडानी, विदेशी कंपनियों को इस खेती और आम जनता को खेती के प्रोडक्शन से लेके आम जनता जिंदा रहने के लिए रोटी, दाल, सब्जी, फ्रूट सबको उन कंपनियों के हवाले करने के लिए 3 ऑर्डिनेंस लेके आई है। आवश्यक वस्तु कानून अगर 200 गुना होगी जब सरकार इंटरवेंशन करेगी। मतलब एक कंपनी पूरे हिंदुस्तान के खाद्यान्न को खरीद लेगी, पूरे देश के दलहन को खरीद लेगी, तिलहन को खरीद लेगी और अपनी मर्जी से बेचेगी, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। तो आप बताइए उस किसान को भी। और कॉर्पोरेट खेती, कॉन्ट्रैक्ट खेती का ऑर्डिनेंस लेके आई है। मंडी कानून को समाप्त करने का, मंडियों को विकसित किया था। उन कंपनियों को किसान, अभी आपने गुजरात में देखा है, एक कंपनी का बीज किसान ने बो दिया और कोर्ट में कंपनी 1-1 करोड़ का क्लेम लेके गई। ये मेरा निवेदन है कि निश्चित रूप से सबसे पहले कर्जे से मुक्त हो, किसान को भाव की गारंटी हो। निश्चित रूप से देश का किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। अंबानी और अडानी के खुशहाल होने से खुशहाल नहीं होगा। इसलिए कर्जा मुक्त हो। और इस कोरोना के दौरान जिस तरह से इसकी महामारी का बहाना करके खेती को तबाह करने का काम किया जाता है, मैं समझता हूं आज भी अगर सरकार की नीतियां सही हो, आज देश की 4 समस्याओं का समाधान हो सकता है। मुश्किल से 6 लाख करोड़ में 87% जमीन सिंचित हो सकती है, पीने के पानी का समाधान हो सकता है, अकाल का समाधान हो सकता है, सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है 6 लाख करोड़ में। और मोदी जी के 6 साल में मैं समझता हूं 11 लाख करोड़ रुपया बड़ी बड़ी कंपनियों को इस मंदी से मुकाबला करने के नाम से उनको छूट दे दी गई, कर्जा माफ कर दिया गया। ये बात सही कही आपने, उसको कर्जा माफ नहीं किया, NPA। तो हमारा भी किसान का, पूरे देश के किसानों का 11 लाख करोड़ रुपया है, उसको भी आप NPA लिख दीजिए, उसको उसमें लिख दीजिए। भाई साहब, मैं आपके पास लौटता हूं। अब हम जानेंगे महेंद्र मधुप साहब से कि किस प्रकार किसान को ना कर्जा लेने की आवश्यकता हो और ना ही उसे पूंजीपतियों की तरह NPA कराने की आवश्यकता हो। किसान अपने आप में समृद्ध हो, क्योंकि भारत की सभ्यता कहती है कि किसान आदिकाल से समृद्ध रहा है। तो मधुप साहब से मैं जानना चाहूंगा, हम सब जानेंगे कि किसान किस प्रकार आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है।
किसान के घर में किस प्रकार एक रोशनी का, प्रकाश का, प्रकृति का दीपक रोशन हो सकता है? मधुप साहब। नमस्कार। जी जी। सबसे पहले तो मैं नवज्योति को याद करना चाहूंगा। 1959 में जब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से जुड़ा, जब 12 साल का मैं था, उसके बाद 2-3 साल बाद जोगनेर वार्ड में जब हम आते थे नवज्योति के कार्यालय में, तो दुर्गा प्रसाद चौधरी मुद्दे पे बैठा रहा करते थे, उनसे निरंतर संवाद होता था। फिर जब लगातार काम करते रहे तो 1991 में जी जी संवाद स्तंभ 18 साल तक मैंने लिखा नवज्योति के संपादकीय पृष्ठ के ऊपर, जी और करीब 8 साल मैंने बाटा मुनाफारी लिखा। जी जी मुझे जब आत्माराम पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में 2007 में दिया गया तो जी। इन स्तंभों का उल्लेख किया गया, और 2008 में जब आईसीआर का पुरस्कार मिला तब भी इसका जी। उल्लेख किया। तो मेरे लिए यह आज अत्यंत महत्वपूर्ण बात आई कोविड की। जी कोविड में भारतीय किसान दुर्दशा के बावजूद जवानों की तरह साथ खड़ा है। मई महीने के अंदर प्रधानमंत्री ने मन की बात जो कार्यक्रम था उसमें विशेष उल्लेख किया महाराष्ट्र के किसान राजेंद्र यादव का। उन्होंने कहा कि उन्होंने सैनिटाइजर मशीन बनाकर और उस मशीन को ट्रैक्टर से जोड़ के जो काम किया, उस नवाचार को सारा देश याद करता है। हम जी। तो आर्थिक स्थितियों की चर्चा करते रहते हैं। एक हरिवंश शर्मा है हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने 3 लाख रुपए से ज्यादा की राशि। ईश्वर सिंह कुंडू हैं, हरियाणा के किसान वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 1 लाख रुपए का सैनिटाइजर निःशुल्क बांटा और प्रशिक्षण पाठशाला बना दी, और 44 लाख रुपए की सम्मान राशि उनको मिली थी। मैं किसानों की बात बता रहा हूँ, अंधेरे के बीच में शहर के लोग तो अपना होते ही हैं। धर्मवीर कंबोज है, रिक्शा चलाते थे तब वो मुझे जयपुर में मिले, अब तो करोड़ों का व्यापार करते हैं। उन्होंने प्रशिक्षण शाला बनाई और अद्भुत काम किया। एक चांसलर इंग्लैंड के आए, उन्होंने उनको 50 लाख रुपए दिए और कहा आप उपयोग करें। अज्ञाराम वर्मा यूपी के, वह काम कर रहे हैं। हमारे किसान जवानों की तरह मजबूत है, निराश नहीं है। एक चीज तो यह है। दूसरी बात मैं ये आपको कहना चाहूंगा, कृषि से मेरा लंबा जुड़ाव रहा। 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो ग्रामीण विकास मंत्री भी थे, उन्होंने शंकरलाल गुरु की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में जो मुख्य सिफारिशें थी, उनमें एक सिफारिश कृषि उपज मंडी समितियों के संबंधित भी थी, जो अभी हाल ही जो परिवर्तन हुए हैं उस कमेटी की रिपोर्ट में वो शामिल था। उसमें किसान चैनल की बात भी थी, जो अब जो 2-3 साल पहले ये चालू हुआ है। उसके बाद लगातार मैं जब कृषि विपणन बोर्ड में था तब भी लगता था कि किसानों का कृषि उपज मंडियां क्या भला करेगी। एक सिफारिश ये भी थी, कृषि उपज मंडियों की नियंत्रण को कम किया जाए, गुरु कमेटी की रिपोर्ट थी। प्रधानमंत्री ने भी कहा था जो कर्जे हैं लोगों के वो बैंकों से कम है और लोगों से ज्यादा है, और लोग मतलब आढ़ती, उनका नियंत्रण है। जब 2005 में मैं 12 साल तक जुड़ा रहा एक राष्ट्रीय पत्रिका से, और उसके बाद जब मैंने सोचा कि सब कुछ कर लिया, किसान की जिंदगी तो बदल ही नहीं रही, बातें ही बातें करते हैं, तो डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़ जो आज हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका एक तो भारतीय कृषि के वो थिंक टैंक है, सुपर कंप्यूटर है। भारत की जो कृषि शिक्षा प्रणाली जो नई लागू हुई है, बिना शिक्षा के परिवर्तन नहीं हो सकता। आपने देखा होगा केरला में कोरोना कम है, उसका कारण ये वहां शिक्षा ज्यादा है। उसके चिंतक रहे, विचारक रहे, उनसे मैंने पूछा तो हमने बनाया मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार 2016 में। करीब 56 लोग इसमें हैं। लोग कहते हैं ना खेती कठिन है, खेती बुरी है। मैं आपसे कहूं कि 56 किसान वैज्ञानिकों में से 25 किसान वैज्ञानिक ऐसे हैं जो आज करोड़पति हो चुके हैं। तो फिर भारतीय कृषि में क्या परिवर्तन होना चाहिए कि किसान सरकार की ओर कम ध्यान दे और एक परिवर्तन आए, जैसे धर्मवीर जी ने मुझे कहा। इसका कारण यह है कि विदेशों में जब मैं यूके में गया, थाईलैंड में गया, फ्रांस में गया, स्विट्जरलैंड में गया, मैंने देखा कि जो खेती करता है, उत्पादन करता है, वही आदमी प्रोसेसिंग करता है और वही आदमी मार्केटिंग करता है। भारत में कृषि उत्पादन तक ही किसान सीमित है। जो चीज प्रोसेस होके मार्केटिंग में 130 मधुर साहब रुपए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये देखने में आता है किसान अपना उत्पाद तैयार करके बेच देता है। बिल्कुल सही है। यदि इस तकनीक को अपनाया जाए तो किसान के घर में निश्चित रूप से उजियारा आएगा और वो समाज को भी रोशन करेगा। मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ
इसमें जी कि मेरी निजी रूप से धारणा है जी कृषि उत्पादन किसान करे जी और इसके बाद प्रोसेसिंग गांव में होना चाहिए। एक समय था जो उपग्रह दूरदर्शन केंद्र राजस्थान और बिहार के लिए आया था, तब टेलीविजन गांव में दिए गए थे। अगर प्रोसेसिंग मशीनें गांव में दे दी जाए, गांव में बच्चे उन प्रोसेसिंग मशीनों को चलाएं, तो और इसके बाद पैकेजिंग उनको सिखा दी जाए और चीजें सिखा दी जाए, तो वह प्रोसेसिंग करेंगे किसान भाई। और फिर इसके बाद वो किसान भाइयों को कहेंगे, अपने माँ बाप को कहेंगे खेती में ये आप आधुनिकता अपनाएं। तो प्रोसेसिंग करने के बाद गांव की बात आती है। बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं गांव में, तो आपको सुविधाएं कम है, बिजली की भी कमी है और चीजों की कमी है। तो गांव की एक समिति बन जाए के बच्चों की, वो समिति लोगों का माल लेवे, प्रोसेस किया हुआ माल ले, पैक किया हुआ माल ले और पास के कस्बों में उसको बेचे। आप देखिए शहद है और चीजें हैं, तेल है, वो एक बार जाए के सब 100 ग्राम ले लीजिए फ्री देंगे, दूसरी बार जाए सब इस बार आप 15 दिन के बाद आप पैसे दे दीजिए, और धीरे धीरे उसका मार्केट बढ़ेगा। गांव के बच्चे गांव में रहेंगे, खेती में आधुनिकता आएगी। साथ ही जब खाली समय होगा तो वह कहेगा पापा मम्मी अपन योग करते हैं, खेती के साथ घर के छोटे मोटे काम धंधे भी चालू कर देते हैं, रोजगार बढ़ेगा। परंतु मैं आपको बताऊं, आजादी के इतने साल के बाद भी ये सच्चाई है कि भारतीय किसान 30-35 रुपए तक सीमित है, और 30-35 से 135 रुपए तक का जो हिस्सा है वो बाजार खा जाता है। ये जब तक नहीं मिलेगा तब तक किसान की जिंदगी नहीं सुधर सकती। राठौड़ साहब ने, मैंने और साथियों ने 25 लोगों को जो रिक्शा चलाते थे, नहीं होते थे, करोड़पति तक की, ये तीनों चीजें अपनाने पे कर ली। और कई बार मैं जब राठौड़ साहब से कहता हूँ तो मैं तो कहता हूँ दुनिया नहीं बदले, बड़े लोग हम नहीं है, पर 100 आदमी भी हम तैयार कर लें, मॉडल हम तैयार कर लें, और अगर ऐसे 100 मॉडल तैयार हो जाए जो प्रोडक्शन करे, प्रोसेसिंग करे, मार्केटिंग करे, लोन की बात नहीं करे, समर्थन मूल्य की बात नहीं करे, कृषि भवनों में सुविधाओं की चर्चा नहीं करे, अपना दिमाग लगाए, मैं और राठौड़ साहब जैसे साथी हैं उनको भारत में और भारत के बाहर पहुंचाएं, तो निश्चित रूप से भारतीय खेती बदलेगी। और मैं आपको एक और कहना चाहता हूँ, आज मनुष्य का शरीर कोविड से खतरे में है, तो भारतीय किसान के लिए तो दिल से, और कोविड जो है वो 12 महीने रहता है, उससे बचने का एक ही तरीका है, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन किसान करे, कृषि पर्यटन को अपनाए। जैसे कई 1-2 बार राठौड़ साहब ने मुझे कहा कि हमारे हरियाणा, हमारे कश्मीर में किसान है रैना, आतंकवादियों ने उनको 10 लाख रुपए दिए और कहा भाषण अच्छा देते हो तो आप यूं करो कि भाषण दो, लोगों को भटकाओ। उन्होंने कहा, हमसे मिले राजस्थान में, राठौड़ साहब से भी मिले, उन्होंने कहा हमने वो रुपया लौटा दिया, कृषि पर्यटन को अपनाया, कृषि पर्यटन ने जिंदगी बदल दी। कृषि पर्यटन भी बिक्री का अच्छा साधन हो सकता है यदि हर आदमी ईमानदारी से सोचे कि किसान के प्रति हमारा कर्तव्य है, तो किसान को प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग पे ले जाना पड़ेगा। और ये है ना, लोन, सब्सिडी, इधर सुविधा उधर सुविधा, इन सुविधाओं के चक्कर में हो रहा तो समाप्त हो जाएगा, चक्कर लगाता रहेगा। दिन बदलेंगे, हमारे जीवन में नहीं बदले, पर एक दिन जब यूके की तरह, अमेरिका की तरह भारत में किसान केंद्रित बाजार नहीं होगा, भारत में किसान संचालित कृषि बाजार होगा, तो जिंदगी बदलेगी। ये बहुत अच्छी बात कही मधु साहब आपने कि किसान किस प्रकार मजबूत हो सकता है। वो सरकार की ओर हाथ फैलाने की बजाय, किसान का स्वभाव नहीं है हाथ फैलाना, वो दाता है, देने वाला है। किसान धरती का चीरा सीना चीर कर उसमें से निकालता है। अभी मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार कोरोना काल में जो लोग गए, पैदल गए, जो श्रमिक थे वो पैदल गए, वो श्रमिक गांव में खेती किसानी उजड़ जाने के कारण ही जयपुर में, शहरों में, मल्टीनेशनल शहरों में आए थे, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते थे, वहां चौकीदार थे। जब उनको लगा कि ये बंद हो रहे हैं तो वो किसान वापस घरों की ओर लौट चले। धर्मवीर जी, गलती भी तो हमारी थी। अगर गांवों में हमने प्रोसेसिंग की मशीनें लगा दी होती, गांव में हमने मार्केटिंग की व्यवस्था कर दी होती, तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति गांव छोड़ के नहीं जाता। वो अगर गांव में ही 15-20 हजार रुपए की आय कर सकता है तो क्यों जाता। आज भी परिवर्तन हो सकता है। मैं तो आपको ये कहता हूँ, मैं तो जीवन के 74वें साल में हूँ, अगर प्रोफेसर NS राठौड़ जैसे व्यक्तियों को ये भूमिका दी जाए तो देश में आप ये मान के चलिए, न पैसा चाहिए, न लोन की माफी चाहिए, न समर्थन मूल्य चाहिए, भारतीय किसान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जो वो यात्री थे, वो पैदल यात्री थे, वो किसान थे, लेकिन उन लोगों ने जाकर वापस अपने खेत खलियान संभाले हैं। रामपाल जी भाई साहब हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने जाकर उन खेतों को, अपने औजारों को देखा है कि वापस हम खेती करेंगे, वापस मजबूत होंगे। हालांकि आज हम 21वीं सदी में गुजर रहे हैं, 21वीं सदी का दूसरा दशक समाप्ति के कगार पर है, लेकिन ये दिल को सुकून मिलता है कि जो किसान बड़े शहरों में मजदूर बनने आया था, वो किसान वापस अपनी जड़ों से लौट रहा है। अब मैं रामपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें बताएं कि किसान किस प्रकार मजबूत हो सकता है, किसान किस प्रकार अपने हाथ का संबल लेके आगे बढ़ सकता है। रामपाल जी। हाँ रामपाल जी भाई साहब, मुझे सुन पा रहे हैं रामपाल जी भाई साहब? हाँ बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अनम्यूट कीजिए, आपका आवाज का शायद बंद है। हाँ हाँ आइए बोलिए। आवाज नहीं आ रही भाई साहब। देखिए थोड़ा। चलो रामपाल जी भाई साहब से हम थोड़ी देर बाद में जुड़ते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान संघ के जयपुर प्रांत के जी। हाँ हाँ बोलिए भाई साहब, बोलिए। धर्मवीर जी, हाँ बोलिए बोलिए। ऐसा है, हाँ फरमाइए। सबसे पहले तो मैं दैनिक नवज्योति जिनके संस्थापक स्वतंत्र सेनानी जी खान साहब रहे, जिन्होंने लेखनी के माध्यम से लोगों में एक जज्बा जगाया और नवज्योति को आज भी उसी स्वतंत्रता संग्राम के नाते लोग याद करते हैं। पूरी टीम को, आपको सभी को मेरी ओर से और देश के सभी किसानों की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं ये कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान इसलिए नहीं है, ये कोई कहावत नहीं है, मुहावरा नहीं है, ये प्रकृति दत्त सच्चाई है। पूरे दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके पास कुल भूभाग में से 52% भूमि पर खेती होती हो। केवल हिंदुस्तान ऐसा है जहां 52% भाग पर खेती होती है। दूसरा, यहाँ जितनी ऋतु हैं उतनी ऋतु किसी भी देश में नहीं। इस कारण से हर तरह की खेती यहाँ हो सकती है। और इस खेती के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो मूल्य मिल रहा है किसानों को, WTO का जब समझौता चल रहा था तब एक समरी ली सब देशों से कि भाई तुम्हारे देश का किसान कितना पैसा खर्च करता है और उसकी जेब में वापस कितना आता है। तो हिसाब आया, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनके किसान तो 100 रुपए खर्च करते हैं तो इनको 125 से लेकर 190 रुपए तक प्राप्त होते हैं। हिंदुस्तान का जब हिसाब दिया गया तो बताया गया हिंदुस्तान का किसान जब 185 रुपए खर्च करता है तो उसे 100 रुपए प्राप्त होते हैं। ये जो 100 रुपए प्राप्त होना है, यानी किसानों को अनुदान दिया नहीं जाता, किसानों की जेब से सरकारें अनुदान छीनती है और छीनकर दूसरी जगह लगाती है। इसलिए जो किसान पैदा करता है उसको उसकी उपज के दाम नहीं मिलते, और जब दाम ही नहीं मिलेंगे तो किसान करेगा क्या। इसलिए खेती घाटे का ही नहीं, मौत का सौदा बन गई। और आत्महत्याओं की जो संख्या बढ़ी है हिंदुस्तान में कि 2015 में तो इस सरकार ने आत्महत्याओं का सर्वे करना और उनका रिकॉर्ड रखना बंद कर दिया। ये जो स्थिति पहुंची है, ये इसलिए पहुंची कि किसानों को उनकी उपजों के दाम मिले। और आजादी के पहले
ज्योतिबा फुले को, जिन्होंने एक किताब लिखी किसान का कौड़ा। उन्होंने लिखा किसान सरकारी नीतियों के कारण से ऋण में डूबा हुआ है, और वही छोटी नीति आजादी के बाद भी चल रही है। और इसके मामले में स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज साहब को, जिन्होंने रामपाल जी से हमारा संपर्क टूट गया है जी। वापस जुड़े हैं। धर्मवीर जी, मैं जमनालाल बजाज को कोट कर रहा था। हाँ बताइए। जो स्वतंत्रता सेनानी रहे जी। उन्होंने कहा जब भारत में अंग्रेजों का राज था, कच्चा माल भारत में पैदा होता था, वही माल पक्का बनने के लिए इंग्लैंड जाता था, बिकने के लिए वापस हिंदुस्तान में आता था। कच्चा माल कौड़ियों का दाम लिया जाता था और पक्का माल सोने के दाम बेचा जाता था। इसलिए हिंदुस्तान लगातार निर्धन होता गया और इंग्लैंड धनी हो गया। यही स्थिति आजादी के बाद का वर्णन किया जमनालाल जी ने कि अब इंग्लैंड का स्थान शहरों ने ले लिया और हिंदुस्तान का स्थान गांव ने ले लिया। ये जो उपनिवेशवादी व्यवस्था थी, जिसके विरोध में स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, वो तो जीवित ही रह गया। और आज वही उपनिवेशवाद में लगता है कि किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से फिलहाल हमारा संपर्क कट गया है। ये भारत सरकार ने वन नेशन वन मार्केट के नाम पर जो अध्यादेश ले आई, इसी एक्ट में संशोधन कर दिया। ये पूंजीपतियों को सारा कृषि उपजों का व्यापार ये सौंपने की एक हम गरीब हो जाएंगे। और जो न्यूनतम समर्थन शुरू किया, ये 1965 से शुरू किया, लेकिन किसान महापंचायत के राष्ट्रीय संयोजक जी से संपर्क टूट गया है। थोड़ी देर के लिए हम फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ किसानों के क्षेत्र में काम करने वाले गजानन जी कुमावत हैं। आप भारतीय किसान संघ के जयपुर प्रांत के महामंत्री हैं। तो गजेंद्र जी, आप बताइए कि आज किसानों के लिए क्या करने की अधिक आवश्यकता है। आप संघर्षरत रहते हैं, रचनात्मक कार्य करते हैं, लेकिन किसान फिर भी बदहाल है। ये कहा जाता है कि केंद्र में आपके विचारों की सरकार है। जैसा कि अभी अमराराम जी ने बताया कि किस प्रकार केंद्र सरकार ने संशोधन करके किसानों के ऊपर परेशानी का डालने का कार्य किया है, तो आप उससे कितना सहमत हैं? जय कुमार साहब बताइए। नमस्कार जी नमस्कार। इस पैनल में बैठे सभी मेरे बड़े किसान नेता, मेरे बड़े भाई, मेरे पिता तुल्य भाई साहब, डॉक्टर NS राठौर साहब, डॉक्टर मधु जी, अमराराम जी, छोगालाल जी, बहन मंजू जी दीक्षित, रामपाल जी भाई साहब, डॉक्टर KC नागर आदि, आप सब लोगों ने कुछ बताया। पहली बात तो मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि हम किसानों में काम करते हैं और किसानों के लिए जीते हैं और किसानों के लिए मरते हैं। केंद्र में किसकी सरकार है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं होता है। अब आप लोगों के दिमाग में सुन रहे कि हमारे विचार एक अलग बात है, लेकिन किसानों में काम करना, अगर किसान के लिए कोई अच्छी बात कहेगा तो ठीक है, उसने काम किया उसको करना चाहिए। और किसान के विरोध में यदि कोई काम करता है तो हम उनके लिए सड़क पे भी आते हैं। खैर ये बात तो एक अलग विषय है। विषय आज का ये है कि अभी कोरोना के समय किसान की हालत जो है, वास्तव में सर्वप्रथम डॉक्टर NS राठौर साहब ने बताया कि जिस समय 23 मार्च को जो कोरोना अपने देश में आया और वो जो एक क्या बोलते हैं अपने लॉकडाउन की स्थिति लगी और वो चालू किया, उस समय किसान की हालत बहुत दयनीय थी। उस समय मैं पूरे जयपुर प्रांत में कुछ 7 दिन पहले ही प्रवास करके आया था। तब पता चला, जब कोरोना के बारे में लगातार किसानों से संपर्क, जैसे अभी अपन ऑनलाइन कर रहे हैं, ऐसे बात होती है, उस समय किसानों के टमाटर, मिर्ची, अन्य जितनी भी सब्जियां थी, वो जयपुर के आसपास, अलवर के आसपास जितने भी किसान जो पुष्प का उत्पादन करते थे, वो उनके पुष्प, उनकी सब्जियां गोलियों के भाव तो दूर,
वो खेतों से बाहर निकल ही नहीं पाई। उस समय किसान की हालत बहुत दयनीय थी और उस दयनीयता के कारण किसान बड़ा परेशान था, बड़ा लाचार था। लेकिन साथ-साथ किसान की आप ये देखो कि उसकी महानता, उसको देश के लिए समर्पित काम करने की, जिस प्रकार इस कोरोना को की लड़ाई में अपने डॉक्टर, नर्सेज और पुलिस डिपार्टमेंट आदि जो कोरोना को मारने के लिए सड़क पर उतरे थे, तो सारा काम कर रहे थे। उसी समय इसी कोरोना की लड़ाई के साथ-साथ अपने किसान भी अपने खेत में अपनी जान की चिंता किए बगैर पूर्ण रूप से अपनी खेती की तरफ ध्यान दे रहे थे। सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रख रहे थे। खेती में गेहूं की कटाई, चने की कटाई, उस समय का वो काम चल रहा था। और फिर जो ही कोरोना काल का लगभग 1 डेढ़ महीना आया, वो मंडियों में आए। कितनी अपनी जान को मुसीबत में लेकर मंडियों में आना, माल बेचना, उस समय मंडियों भी कुछ समय के लिए बंद हो गई थी। आखिरकार मेरा ये कहना है कि किसान उस समय इस कोरोना की स्थिति में जिस प्रकार एक सैनिक अपने देश की सीमा पर दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार इस कोरोना काल में किसान अपने खेत में काम करते हुए अपनी फसल का पूरा काम किया। अब बात ये आती है कि किसान प्रगतिशील कैसे बने। किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, टीचर का बेटा टीचर बनना चाहता है, आईएएस का बच्चा आईएएस अफसर बनना चाहता है। उसमें केवल सरकार को ही दोष देना, मेरा मत ये ठीक नहीं है। चाहे सरकार किसी की भी हो, पूर्व में सरकारें रही हैं और अभी वर्तमान में भी सरकारें हैं, भविष्य में भी कोई और नई सरकार आएगी। मैं इस बात से सहमत नहीं रखता कि सरकारों का ही पूरा हाथ है। हम किसान नेता हैं, हमको भी कुछ रचनात्मक काम करना चाहिए। किसान को खेती के साथ-साथ उनको ये समझाना चाहिए कि अपनी खेती अपना बीज। आज किसान बीज लेकर आता है, कितने महँगे भाव से बाज़ार में बीज लेकर आता है। उस बीज को वो अपने खेत में उत्पादन करता है, तब उसकी खेती होती है। फिर दूसरा बीज अगर वो ना तो पूर्व में किसान किस प्रकार अपनी खेत में अपने बीज का उत्पादन करते थे, तो ठीक उसी प्रकार से उसी प्रकार का बीज का उत्पादन हम एक रचनात्मक काम करके द्वारा उनको समझाएँ, इस प्रकार ये होगा। हमारा काम केवल संगठन चलाना यही नहीं है, इसके साथ-साथ किसान की प्रगति कैसे हो। तो भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर मधु साहब जी ने बताया कि वास्तव में यदि किसान फसल उत्पादन के साथ-साथ यदि प्रोसेसिंग का काम भी करेगा, लेकिन किसान को नहीं पता है। किसान को आज अगर हम खेत में ये जाके कहते हैं कि अभी आप इसमें वो दवाइयाँ मत छिड़किए इसमें यूरिया वगैरह नहीं डालना है, आपको केवल जैविक खेती करना है, तो किसान को ये डर लगता है कि मेरा उत्पादन कम हो जाएगा। किसान को जाके खेत में जाके उसको समझाना पड़ेगा कि आपको आपके पास 10 बीघा खेत है, उसमें से 1 बीघा खेत में केवल आप एक बार जैविक खेती, शुद्ध गाय का गोबर, शुद्ध गाय के मूत्र से द्वारा आप जैविक खाद का उत्पादन करके उसमें खेती का उत्पादन कीजिए। 1 साल आपका उत्पादन कम आ सकता है, दूसरे साल उससे बढ़ेगा। तीसरे साल जो आज आप यूरिया से जो उत्पादन कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको ये उत्पादन आएगा। इस प्रकार के कुछ काम हम और आप सब लोग जो इस पैनल में बैठे हैं, जाके खेत में जाके बताएँगे, किसान को समझाएँगे, अपने हाथों से कराएँगे। टमाटर जो उस समय जो कोडियों के भाव क्या सड़कों बिक गया, अगर उसी समय उससे पहले यदि सरकार द्वारा या अपने एनजीओ के द्वारा किसान के टमाटरों की कैसे उसकी टमाटो सॉस कैसे तैयार होती है, इस प्रकार का प्रोसेसिंग अपन बताते। आलू जैसे इधर धौलपुर, भरतपुर में आलू, यूपी के पास में आलू होता है, तो वो आलू उनका कोडियों के भाव में बिकता है, तो उनकी चिप्स कैसे बनाई जाती है। छोटी-छोटी यूनिट बात आती है प्रोसेसिंग की, इसमें सरकार की कुछ गलतियाँ हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आप जी बात कहते बताइए। कि प्रोसेसिंग यूनिट गाँव में लगाई जाएगी, जी लेकिन शर्त ये जोड़ दी जाती है कि प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ लगेगी जहाँ पर सड़क 60 फीट चौड़ी है, तो जी किसान जी तो बेचारा लगा ही नहीं सकता। बिल्कुल। ये कुछ बातें हैं, उसको ध्यान देना चाहिए क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट अक्सर किसान नहीं लगा सकता। उसका कारण क्या है कि जो नीतियाँ बनाने वाले जो अफसर बैठे हैं, जो नेता बैठे हैं, तो जी कुछ इस प्रकार की नीतियाँ बना देते हैं कि जिसको वो प्रोसेसिंग यूनिट है, वो उनके ही जो निजी आदमी जो होते हैं, जिन्हीं जो व्यक्ति होते हैं, उनके आस-पास रहते हैं, वो प्रोसेसिंग यूनिट लगाए ताकि किसान के पास जो उत्पादन हो उसको कोडियों के भाव खरीदे और वो प्रोसेसिंग यूनिट बना के और कई गुना फ़ायदा अपने पास उत्पादन करके वो लेकर आए। तो इस प्रकार मेरा निवेदन इतना ही है कि इस कोरोना के कारण कुछ हमको सीखने को मिला है कि हम इस प्रकार की विकट परिस्थिति जो अचानक अपने देश में क्या पूरे संसार में आई, इससे हम क्या जी तो आने वाले समय में हम आगे किस प्रकार से हम कोरोना से बच सकते हैं और जिस प्रकार से किसान को केवल उत्पादन करके अपनी उत्पादन फसल का प्रोसेसिंग यूनिट तैयार करके
हम बेचने योग्य हो जाए, मार्केटिंग करना सिखाएं। इस प्रकार का यदि काम करेंगे तो वास्तव जी में जी किसान दयनीयता की स्थिति के बजाय उन्नति की जी ओर आएगा। धन्यवाद। जी कुमाऊं जी, हम आपसे वापस जुड़ेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर केसी नागर साहब। आपने समन्वित खेती के कई प्रयोग किए हैं और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज भी भारतीय किसान रबी व खरीफ की फसलों में उलझा हुआ है। प्रोसेसिंग वो नहीं करना चाहता, वो पैकेजिंग नहीं करना चाहता, उसके सामने क्या परेशानी है? आप हमें बताएं कि आज निरंतर, ये कह लीजिए जनसंख्या वृद्धि कह लीजिए, क्योंकि भारत गांव में बसता है, लोग गांव में रहते हैं, तो लोगों के सामने उसकी जोत भी खेत की कम हो जाती है। तो कम जोत में वो किस प्रकार अच्छी खेती कर सके, मुनाफे की खेती कर सके। जिस प्रकार लोग कह रहे हैं कि खेती करना तो बड़ी समस्याओं को जन्म देने के समान है, इस धारणा को हम कैसे बदल सकते हैं? आप एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, तो आप हमें समझाइए कि इसमें क्या नया आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। जी नागर साहब। दैनिक नवज्योति और जी उनकी टीम को बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगा। जी जी साथ ही धन्यवाद आपका। साथ ही मेरे से सभी सीनियर विद्वान हैं, समाज सेवी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी मैं प्रणाम करना चाहूंगा। नमस्कार। साथ ही हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर प्रोफेसर नरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, जो कि माना प्रताप विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी हैं और जी जी इससे पूर्व उन्होंने उप महानिदेशक कृषि शिक्षा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में सुशोभित किया है और भारतीय कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने में और बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने में उनका बहुत ही सहयोग रहा है। मैं उनको प्रणाम करना चाहूंगा। सर जी बताइए डॉक्टर साहब, बताइए। सर, जहां तक आप बात कर रहे हैं कि कोरोना के अंदर कि जी बताइए। लगता है कि हमारे वर्चुअल टॉक में कहीं थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। नागर साहब से संपर्क। धर्म जी। हाँ भाई साहब। हाँ धर्म जी। जी जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, मेरी बात अधूरी रह गई थी। नहीं, मैं आता हूँ भाई साहब, एक बार अपने पूरे पैनल को ले लें, फिर आपके पास लौटूंगा मैं, क्योंकि आपकी बात भी अधूरी लगी थी। इधर केसी नागर साहब भी नहीं बोल पा रहे हैं। मंजू जी मेरी बात सुन रही है क्या? मंजू जी, मंजू बहन जी मेरी बात सुन रही है क्या? उनसे भी संपर्क अभी थोड़ा कटा हुआ है। नागर साहब बात सुन रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपके पास? श्री केसी नागर साहब को आवाज आ रही है? लगता है कि कुछ उनसे भी डिस्टरबेंस चल रहा है। भी करते हैं और खेती भी करते हैं। जी जी बोलिए। जी, तो मैं उसी संदर्भ में मैं हाँ जी कुमार साहब ने भी कहा कि भी प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है गांव में होनी चाहिए। मधु साहब ने भी कहा। तो इसी के लिए, इसी के कनेक्शन में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए किसानों को क्या क्या करना चाहिए। जी बताइए। एंटरप्राइजेस जैसे खेती से जुड़े हुए फसल उत्पादन हो गया, बागवानी हो गया और पशुपालन, जी जी इन दोनों का सामंजस्य करेंगे तो एक छोटे एरिया के अंदर उनको रेगुलर इनकम जनरेट होती रहेगी और जी जी डॉक्टर साहब जी। मैग्नीशियम, सल्फर, जितने भी जो 16-18 तरह के तत्व पाए जाते हैं, उनकी कमी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम
जी चलो हम नागर साहब पास लौटते हैं। हमारे साथ कृषि विकास जी हाँ लौटते ना, तो कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है, अब तो ठीक करा के वापस आता हूँ आपके पास। हमारे साथ प्रयोगधर्मी किसान छोगालाल जी सैनी भी मौजूद हैं। जी जी छोगालाल जी मेरी बात सुन पा रहे हैं क्या? जी सर। हाँ हाँ नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है जी। आप जयपुर के जाने पहचाने किसान नेता हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर लड़ते हैं और खुद खेती करते हैं। तो हमें ये बताइए कि क्या किसान खेती करके अपना अपने परिवार का पेट पाल सकता है? और इस कोरोना संकट में किसान के सामने बहुत सारी समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं से किस प्रकार वो लड़ सकता है, उनसे निदान पा सकता है, आप बताइए, क्योंकि आप खुद खेती करते हैं। जी फरमाइए। दैनिक नवज्योति को धन्यवाद देता हूं जी कि आज इस महामारी में किसानों की समस्या को लेकर आपने जो आयोजन रखा। जी आज खेती जैसे बता रहे, पहले कहते थे कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार, लेकिन आज मध्यम खेती और उत्तम व्यापार। इसका कारण जी इसका कारण यही है कि हरित क्रांति के दौर में जी पहले किसान का खुद का बीज, खुद का खाद, खुद की दवाइयाँ, पहले बाजार का पैसा गांव में आता था और आज गांव का पैसा बाजार में जा रहा है, क्योंकि किसान के पास न बीज, न खाद, न दवाई, न पानी, न मजदूर, हर चीज का पैसा किसान का बाजार में जा रहा है, लेकिन बाजार से पैसा किसान के पास नहीं आ रहा। कारण इसका ये जी जी बोलिए। लगता है उनसे लेकिन अपनी किसान संगठनों की जिम्मेदारी बनती है कि किसानों को इस युग में नवाचार की ओर ले आए। जैसे भी डॉक्टर साहब बता रहे थे, प्रोसेसिंग यूनिटें और प्रोडक्ट मार्केट, किसान उत्पादन भी करता है, लेकिन सबसे दुविधा ये है किसान को मार्केट नहीं मिलता। आज औषधीय खेती किसान करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, लेकिन किसान को ये पता नहीं कि मेरा माल कहाँ बचेगा। पिछली बार सिरोही जिले में किसानों को कह दिया सरकार की तरफ से कि आप 10 रुपए किलो का बाजरा क्यों बोते हो, आप कनेवा बो। किसानों ने कनेवा बो लिया, लेकिन उसको खरीदने वाला नहीं मिला। आज कई तरह की जैविक खेती किसान कर रहे हैं, लेकिन मार्केट नहीं मिलता। अगर किसान को मार्केट मिल जाए तो किसान को न तो कोई सब्सिडी लेने की जरूरत है, न अनुदान लेने की जरूरत है, न सरकार को कर्जा देने की जरूरत है। किसान स्वयं कर्जा दे सकता है सरकार को, लेकिन किसान को मार्केट मिलना चाहिए। आज ये कोरोना महामारी नहीं, किसान की तो हमेशा ही महामारी होती है, कभी अतिवृष्टि, कभी ओलावृष्टि, कभी टिड्डी दल अभी आ रहा है, कई तरह की समस्या आ रही है। तो सभी समस्याओं से किसान जूझता है, लेकिन सिर्फ किसान को खेती के पीछे ही किसान का परिवार का पालन पोषण नहीं होता है। किसान के पास खेती के अलावा जैसे पशुपालन का धंधा है, किसान पशुपालन करता है, लेकिन आज 3 पैंट का दूध किसान को 17 रुपए लीटर में ले रहे हैं। क्या मिला किसान को? उसका चारे का पैसा भी नहीं मिला। तो ऐसी चीजें हैं, किसानों को पूरा भाव मिलना चाहिए। आज इस कोरोना महामारी में किसानों का कोई दूध नहीं ले रहा, 6 रुपए किलो के घटा दिया, जबकि मार्केट में लेने वाले को एक नया पैसा कम नहीं किया। तो सरकारों को चाहिए, जैसे अधिकारी ऑफिसों में बैठ बैठ कर बड़े कागजों में खेतियां करते हैं, पंत कृषि भवन में पूरा करोड़ों रुपए महीने का वेतन भी दे रही है सरकार, लेकिन वो अधिकारी अगर सिर्फ गांव में आकर किसानों को प्रोसेसिंग यूनिट लगाना सिखाए, जैसे सरकार कई अनुदान दे रही है, अभी पैकेज भी आया है, लेकिन उन किसानों को ये पता नहीं कि जो सरकार ने पैकेज दिया वो कहाँ गया। अनुदान में जैसे कई सब्सिडियों में किसानों को यंत्र मिलते हैं, उनको ये पता नहीं कि वो यंत्र कहाँ गया। तो जो ऑफिसों में बैठ के अधिकारी अगर फील्ड में किसानों को समझाए कि यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट ऐसे लगानी चाहिए, जो पैकेज आया वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। आज जितने भी चाहे ये अपने भंडार गृह देख लो, भंडारण के देख लो, कई जगह ये वेयर हाउस देख लो, आज किसानों के कहीं भी नहीं है। ये किसके हैं कोई पता नहीं किसानों को। भंडारण की व्यवस्था सरकार करती है, भंडारण के लिए किसानों को अनुदान देते हैं, लेकिन किसानों को यही पता नहीं भंडारण कैसा होता है। मेरा अनुदान का सरकार से अनुदान आ रहा है, लेकिन वो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
तो ऐसी व्यवस्था, एक सरकार अगर अधिकारी ऑफिसों में नहीं बैठ के अगर किसान के बीच में गाँव में चौपाल लगाकर उनको समझाया जाए खेती के मामले में, और जितने भी किसान संगठन है उनकी भी ये जिम्मेदारी बढ़ती है कि सरकार जो भी चाहे पैकेज दो, चाहे अनुदान दो, चाहे कोई भी बीज वितरण करे, उसका ये ध्यान रखे कि इतना का बीज इतने पंचायत में आया, वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो किसान संगठनों की जिम्मेदारी बढ़ती है, इसका ध्यान रखे। अगर इस तरह से अपन अधिकारी गाँव में आए, चौपाल लगाए, प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में समझाए, अगर ये तरीका नवाचार की ओर, जैसे जैविक खेती है, जीरो बजट खेती है, आज पूरा पैसा दवाइयों में जा रहा, पूरा पैसा बीज में जा रहा। आज खीरे का 7.5 रुपए का एक बीज, किसान 50,000 से लेकर 3-3 लाख रुपए तक का बीज बोते हैं, लेकिन उसको 3 रुपए किलो का नहीं मिलता है। तो किसानों का प्रोसेसिंग को तरीका सिखाया जाए इनको, अधिकारी बैठ कर की, जो सरकार इनको लाखों रुपए महीने का तनख्वाह देती है ऑफिस में बैठने के लिए, थोड़ी हर चीज की जैसे 1 किलोमीटर का। आज किसान पशुपालन है, किसान के पास पशु है, अगर उसका पशु बीमार हो गया तो डॉक्टर के लिए 4 महीने चक्कर काटेगा, डॉक्टर नहीं मिलता है। अधिकारी जैसे पटवारी अंकल चिप्स का मुकाबला करेगा कि किसान की चिप्स बनाएगा? तो छोगालाल जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जो किसान की पीड़ा है, जो पशुपालक की पीड़ा है, वो बहुत अच्छे शब्दों में इन्होंने हमें बताया है कि उन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब हमारे साथ छोगालाल जी, मैं आपसे वापस जुड़ूंगा, हमारे साथ मंजू दी दीक्षित हैं और इस मंच पर आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि खेती में महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं, लेकिन आज भी उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि महिलाओं को आज भी किसान के रूप में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। मैं सही कह रहा हूँ रामपाल जी भाई साहब? क्या महिलाओं को धर्मवीर जी, हमारे गांव में जितना प्रतिनिधित्व महिलाओं का है, बिना महिला में एक कदम ही नहीं चलते। इसलिए हम तो अर्धांगिनी के रूप में महिला को मान के चलते हैं, और महिला के बिना हमारी खेती हो नहीं सकती। इसलिए जब तक महिला खेती में रहती है तो ही खेती मजबूत होती है। और जितना भी घर का हिसाब है, जब महिला संभालती है तो घर गृहस्थी अच्छी चलती है। जैसे ही महिला के हाथ से दूसरे के जाता है तो कमजोर हो जाता है। इसलिए महिला का जो भूमिका खेती, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सरकार महिलाओं को किसान नहीं मानती। क्या महिला किसान है? उनकी क्या अलग से पहचान होती है, आइडेंटिफाई होती है? सरकार की जो विभाजनकारी नीति है, महिला पुरुष, महिला किसान और पुरुष किसान, ये सोच ही गलत है। किसान का जो खेती करे, वो महिला हो या पुरुष हो या कोई भी हो, वो सब किसान है। इसलिए परिभाषा यदि देखें तो यही है। इसलिए जो विभाजन करते हैं वही गलत चीज है। तो गलत चीज को रखकर सही परिणाम चाहे, वो परिणाम आएगा ही नहीं कभी। ठीक है, ठीक है। हाँ मंजू भाई जी, स्वागत आपका, बताइए। नमस्कार जी। दैनिक नवज्योति का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने आज किसानों को ये मंच दिया, बोलने का जो प्रयास हम सब मिलके कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो कोरोना की बात करते हैं। कोरोना में जो किसानों ने अपने साहस का, धैर्य का परिचय दिया है, ये उनकी सराहना करने की बात आती है। और आज जहाँ पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, सारे लोग जिनके लिए थालियां बजाई जा रही है, जिनका स्वागत किया जा रहा है, हमको नहीं लगता उनकी कहीं बात, उनकी तो केवल बात समस्याओं की, उनको आहत करने की बात की जा रही है। मेरे ख्याल से हम सबको मिलके एकजुट होके उनके साहस का भी सबको परिचय देना चाहिए। ये तो किसानों की स्थिति अगर आज बात करें तो सबको पता है, आप लोग भी बता चुके, स्थिति तो किसानों की खराब ही रही है अभी कोरोना में। लेकिन आपदाओं से लड़ना, समस्याओं से लड़ना आज नई बात नहीं है किसानों के लिए। वो तो कई सालों से जूझते आए हैं और इनसे उनको उभरना भी आता है, वो उभरते भी हैं इनसे। लेकिन आज जो संकट उनके सामने खड़ा है वो पूरे देश का संकट है, ना कि किसानों का संकट है। और इन समस्याओं को देखते हुए भी वो जूझे। उनके गांव से जो भी प्रवासी गुजरा है, उनको खाने पीने का, पहनने यानी कि चप्पल तक का इंतजाम हमारे किसानों ने किया है। और जहां सेवा प्रकल्प चल रहे थे, भर भर के ट्रक, जो आप सभी बता रहे कि मंडी बंद थी, उनके पास इसका भी उपाय था। उन्होंने बराबर वहां जो सेवा प्रकल्प चला रहे थे, वो हारे नहीं, वो थके नहीं, उन्होंने वहां तक उन चीजों को पहुंचाया।
उनकी कोई भी चीज व्यर्थ नहीं हुई। ये हम लोग को खुश होने के लिए ये बहुत बड़ी बात है, किसानों ने धैर्य का परिचय दिया। दूसरी बात रही, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो भाई साहब ने जैसे कहा कि 70% महिलाएं ही खेती का काम करती हैं और असंभव है उनके बिना खेती करना, ये हम सब जानते हैं। चाहे वो घर का काम हो, चाहे खेतीबाड़ी का काम हो, चाहे फल का हो। हिमाचल में सारी बहनें फल का अगर जो भी काम करती हैं, चाहे वो पैकिंग का हो, चाहे वो किसी का भी हो, वो ही करती हैं। और अपन तो सब जो भाई साहब बता रहे हैं कि किसान चाची को आप सब जानते हैं, किसान चाची जीविकांत की खेती करती हैं। वो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं, उनको कई पुरस्कार मिले हैं। बाजरे की खेती जो हमारी बहन भोपाल में है, खुद मेरी बहन किसान संघ की, वो सघन खेती करती है, तो वो भी परिचय की मोहताज नहीं है। बेर की खेती विमला जी करती हैं। वो सब प्रयास में जुटी हुई है कि हम अपना हक लेने की बात नहीं है। जब व्यक्ति काम करता है, कोई भी महिला काम करती है, उसको हक खुद ही स्वतः मिलता है, ये हम सब जानते हैं। हम लोगों ने लड़ाई करनी नहीं सीखी है, अपना हक मानना सीखा है। ये जी भाई साहब जानते हैं कि हर किसान हमारा नेता है और नेतृत्व के गुण ये हमें उनको सिखाने हैं किसानों को। अगर हम बात करें किसानों की बहुत सारी योजनाएं बनती हैं जी। पीएम किसान जो सम्मान निधि की बात करते हैं, उसमें कितना दिया है और वो कितने लोगों तक पहुंचा है, ये हम लोगों ने कभी सोचा विचारा, उनके बारे में सोचा? अगर हम सोचेंगे तो समस्या आएगी तो उसका निदान भी होगा, और उसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, चाहे वो महिला किसान हो, चाहे वो पुरुष किसान हो। 2018-19 में अगर बात करें तो सरकार ने 20,000 करोड़ का आवंटन है ना किया था, उसमें से खर्च कितना हुआ, कितना खर्च हुआ, तो उसके बारे में भी सारा अगर हम लोग को पता रहता है, किसान को अपनी बात नहीं कर रहे, हमारे हर किसान को पता रहेगा, उन तक हमारी बात पहुंचेगी, तो शायद हम सब लोग जो आज समस्याओं से जूझ रहे हैं उनसे अपन उबर सकते हैं। और रही बात बहनों की, तो वो बहनें तो किसानी का काम क्या, वो तो पूरे देश का ही काम उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, चाहे वो राजनीति क्षेत्र हो, चाहे वो किसान का काम हो, चाहे घर गृहस्थी का काम। तो जी मंजू जी, आप जी हम फिर जुड़ते हैं आपसे। रामपाल जी भाई साहब से और डॉक्टर केसी नागर जी से हमारी बात अधूरी रह गई थी। एक बार मैं रामपाल जी के पास लौटना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा रामपाल जी भाई साहब की अभी जो किसान सम्मान निधि इस कोरोना काल में किसानों को दी गई है, वो उनके लिए कितनी मुफीद साबित हुई है? क्या उनसे जब वो घर पर बैठा था, खेत पर खेती कर रहा था, उस किसान सम्मान निधि से क्या उसकी राह थोड़ी आसान बनी है? इस पे जरा फोकस कीजिए। धर्मवीर जी, अभी जो किसान सम्मान निधि दी जा रही है जी, पहली बात तो अकेले राजस्थान में जो इनकी सूची थी उसमें से आधे किसानों को मिल रही है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, ये जो स्वभाव बनाया जा रहा है किसान को कि सरकार हमको देगी, ये स्वभाव ही गलत है। हम तो कहते हैं हम मांगते ही नहीं, हम तो अन्नदाता है भाई, हम तो दाता बना रहना चाहते हैं। आप हमको हाथ फैलाने वाला क्यों बनाना चाहते हो? इसलिए हम तो चाहेंगे आप तो हमारे चने का दाम दो, आप हमारे दाम दो, बाजरे का दाम दो, मक्के का दाम दो, हमारे फलों का दाम दो, सब्जियों का दाम दो। वो तो सरकार करती नहीं। उसमें तो हमको सबसे ज्यादा मारती है सरकारी नीतियां। और अभी हमारे जो कई मित्र कह रहे हैं किसान संगठनों का दायित्व है, अरे नीति तो सरकार बनाती है, संगठन क्या करेंगे? इसलिए हमको जो मारती है वो मारती है सरकारी नीतियां। जब तक सरकारी नीति सही नहीं बनेगी, अभी बात चली गांव में रोजगार की, मैं कहना चाहूंगा जब देश में इनका राजनीति था, अंग्रेजों का राजनीति था, उसके पहले एक देश में औसत 10 उद्योग धंधे थे और जैसे ये शुरू हुआ वो सारे उद्योग धंधे चौपट हुए और फिर जैसे देश आजाद हुआ हमने नीति क्या बनाई? उद्योग क्षेत्र बनाएंगे। कहां बनाएंगे? शहरों में, शहरों के आसपास, और गांव के उद्योग धंधों को मारा। इसलिए इन्होंने जो काम किया, गांव का जो लुहार था उसको मारकर हमारी सरकारों ने टाटा को पनपाया, हमारे गांव को मोची को मार के इन्होंने बाटा को पनपाया। ये सरकारें टाटा और बाटा साहब के पक्ष में नीति बनाती रही है, हम इसे कैसे लड़ेंगे भाई? इसलिए यदि इनसे लड़ना है। और दूसरा ये कहते हैं कि भाई प्रोसेसिंग यूनिट, तो जितनी प्रोसेसिंग यूनिट गांव में थी, एक देश में 60 लाख यूनिट थी, इनको इन्होंने नष्ट किया।
और अब भी उन यूनिटों को ये एस्टेब्लिश करने को चल ही नहीं रहे। आज भी ये जितनी सुविधाएं देंगे, सहयोग करेंगे, आर्थिक सहायता देंगे, ये सब तो पैसे वालों को देंगे और वो शहरों में काम करेंगे। फिर कहो कि भाई तुम्हारा तो हमने हाथ पैर बांध दिया और तुम कंपीट करो, तो हम कंपीट करेंगे कैसे? इसलिए हम तो चाहेंगे जब सरसों गांव में पैदा हो तो तेल की घानी गांव नहीं हो, जब कपास गांव में पैदा होती है तो कपड़ा का जो गांव नहीं हो। पहले था ना हमारे गांव में कपड़ा बनता था, तो उसको तो हमने नष्ट कर दिया। तो जो हमको काम उल्टे काम किया हमने आजादी के बाद भी, इसलिए हमने तो किसानों को लूटा है, किसानों की जेब से पैसा छीना है। ये जो नीतियां हैं, आप कितनी भी गांव-गांव चले जाओ, कितनी भी संगठन चला लो, क्या होने वाला है भाई? संगठन को नीति बनाएगा क्या? इसलिए जो नीति बनाएंगे उनकी नियत में खोट है, उनके काम में खोट है। तो जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात होती है, खरीद कितनी होती है? हम क्या सम्मान निधि मत दो, हमको 10 क्विंटल के पैसे दे दो चने के, हमको 10,000 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। तुम्हारी सम्मान निधि तो 6,000 होगी, वो भी 3 किस्तों में दोगे तुम साल में। हमको सम्मान निधि की जरूरत नहीं है, हमको चने के पैसे की जरूरत है। आज चने का उत्पादन करने वाला जो 75% उत्पादन है, सरकार ने कह दिया, भारत सरकार ने, कि उसको हम नहीं खरीदेंगे। और आज किसान को वही चना जो उसने पैदा किया बाजार में 1,000 से ज्यादा 1 क्विंटल पर नुकसान भोगकर वो चना बेचना पड़े, ये सरकारों के लिए क्वेश्चन मार्क नहीं है क्या? तो ये जो सरकारें काम करती है, इसलिए ये सारा कृषि का व्यापार, बीज का व्यापार, कीटनाशक दवाओं का व्यापार, ये जो सारा व्यापार दे दिया पूंजीपतियों के हाथ में, हम तो उससे मर रहे हैं भाई। इसलिए वो ठीक होना चाहिए। दोबारा किसान को वहीं लाओ, स्वावलंबी कृषि और स्वायत्त गांव, उस और चलो ना। ये नारा देंगे आत्मनिर्भर भारत का और करेंगे उल्टा काम। आत्मनिर्भरता को खत्म करके किसानों को विकलांग बनाने का काम करेंगे और किसान भिखमंगा बन जाए, इस स्थिति में लाएंगे। किसानों की जमीन छीन के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे ये धन्ना सेठों को देने जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं तुम सब किसान संगठन काम करो, तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा कर्तव्य है। अरे ये हमारा कर्तव्य है क्या? सरकार नीति बनाएगी, उनका विरोध करो, ये संगठनों का काम है। इसलिए गांव-गांव में जाओ, हर किसान नेता है, ये कहने से थोड़ी नेता होता है। इसलिए आज जो शक्ति सरकार के पास होती है वो किसान के हाथ में नहीं है। इसलिए जरूरत है नीतियों को पढ़ने की, नीतियों को समझने की, खोटी नीतियों का विरोध करने की और सरकार को ग्राम उद्योग को लाने की। तो गांव में उद्योग लगाओ, दाम दो फसलों का पूरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद करो और जिन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है उनका न्यूनतम समर्थन घोषित करो ना। राजस्थान में मोठ है, ग्वार है, ईसबगोल है, आपका ग्वार बांटा है, सारे किसान मारे जाते हैं। और बाजरा सरकार ने घोषित कर दिया न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,000 रुपए और बाजरा बिकता है 1,200 1,300 और फिर भी सरकार ढोल बजा रही है हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया। मक्का का किसान आज मर रहा है तो भी सरकार 5 लाख टन मक्का बाहर से आयात करने जा रही है। तो ये किसानों को मारने का काम सरकार की आयात निर्यात नीति करती है। चना क्यों मरा? चने का किसान इसलिए मरा 2014 से लेकर अब तक प्रति वर्ष सरकार ने चनों का विदेशों से आयात किया, तो विदेशों को तो हमारी सरकार पैसा दे देगी। जो इन्होंने दाल जहां से आयात की, 1 किलो दाल के इन्होंने दाम दिए 104 रुपए और हमारे किसान को ये मूंग का 54 रुपए देने को तैयार नहीं है। इसलिए किसान को 54 नहीं देंगे, विदेश से 108 रुपए में खरीदेंगे, दुगना पैसे देके लाएंगे। ये जो स्थिति है, चाहे चने की हो, चाहे मूंग की हो, चाहे बाजरे की हो, चाहे मक्का की हो, किसान जो भी पैदा करता है आज उसको उसके दाम नहीं मिलते। इसलिए हम चाहेंगे हमें दाम दो, आप हमें स्वावलंबी बनने दो और ये जो जितने भी संसाधन है खेती में काम आने वाले, इन संसाधनों को हमारे हाथ में दो। तो सरकार ने हरित क्रांति के नाम पर कृषि उपजों का व्यापार शुरू कर दिया और वो व्यापार बढ़ता ही जा रहा है। हम तो कहते हैं ये कृषि उपजों का व्यापार सरकार और किसी भी पूंजीपति इनके हाथ में रहना ही नहीं चाहिए, इनसे छीनो। भाई साहब मैं आप पर लौटूंगा। आपने बहुत ही एक ज्वलंत विषय उठाया है कि हर बार सरकार एमएसपी की घोषणा करती है, बड़े जोर शोर से घोषणा होती है
और उसकी खरीद कब होती है, ये भी एक सोचने वाला विषय है। जब तक किसान उस फसल को पूरी तरह बेच चुका होता है उसके बाद सरकारी खरीद होती है। ये बहुत ही एक परेशानी का सबब है किसान के लिए। जी डॉक्टर साहब, एक मिनट आऊंगा आपके पास। हमारे साथ केसी नागर साहब हैं, इनसे हमारी बात बीच में टूट गई थी। हाँ डॉक्टर केसी नागर साहब सुन पा रहे हैं मुझे? जी डॉक्टर केसी नागर साहब सुन पा रहे हैं? चलो मुझे संपर्क नहीं हुआ। मधुप साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताइए सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसान महापंचायत के जो योद्धा हैं, साथी हैं, उन्होंने जो बातें कही, मेरे ख्याल से मेरे 60 साल का जो अनुभव है उनमें मैं इनमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि किसान नेताओं की किसानों को आवश्यकता नहीं है, और किसान नेता कुछ भी कर लें, नीति निर्माता इस देश के आजादी के 73 साल बाद भी अगर तय नहीं करेंगे तो किसान की स्थिति नहीं बदलेगी। कारण यह है कि कृषि उत्पादन उस तक तो किसान सीमित है जिसका 30 से 35 रुपया है, और 30 से 35 से 135 रुपए तक जो 100 रुपए है वो बड़े उद्योग घरानों और उनके लिए उपलब्ध है। सरकार जब तक ये निर्णय नहीं लेगी कि कृषि उद्योग किसान संचालित होना चाहिए, किसान केंद्रित नहीं होना चाहिए। दूसरा यह कि कृषि उद्योग के लिए गांवों में सहायता करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये समर्थन मूल्य, ये कर्जा, ये सम्मान निधि, ये सब इसके लिए है। किसान जिंदा रहे, वो 50 खर्च करके 30 रुपया पाएगा तो 100 रुपया बाजार को मिलेगा। तो ये किसान की भलाई में नहीं है। अगर वो जिंदा नहीं रहेगा तो व्यवसाय का क्या होगा। किसान महापंचायत के साथी ने जो बात का सोचना चाहिए। नेता कुछ नहीं कर सकते, 73 साल में नहीं कर पाए, और मैं तो ये कहता हूँ मैं तो 74वें साल में हूँ। शायद आज से 50 साल बाद जब चर्चा होगी, पता नहीं किस राजनीतिक दल की सरकार हो, तब यही चर्चा होगी। किसान तो खेती तक सीमित है, मजदूर की तरह। एक और चेतावनी मैं देना चाहता हूँ, 100% FDI डेयरी में और खेती में आ चुकी है। बिल्कुल आने वाले समय में 1-1.5 साल में लागू होगी। कहा जा रहा है कि चीन से जो कंपनी आएगी भारत में आएगी। मैंने यूके अगर मैं जाके देखा, वहां पर मजदूर महंगा है। 2 लाख रुपए इंजीनियर को मिलते हैं तो 2 लाख रुपए 8 घंटे के मजदूर को मिलते हैं। अब ये लोग जो भारत में आ रहे हैं वो इसलिए तो नहीं आ रहे हैं कि उनको सस्ती मजदूरों की मंडी मिल रही है। खेती में 15-20% लोग रह जाएंगे, बाकी जो 80% लोग हैं और खेतों में लग जाएगी। बहुत सोचने समझने की बात है, क्योंकि भारतीय कृषि का स्वरूप अगले 1.5-2 साल में ऐसा बदलेगा जो 73 साल में लोगों ने नहीं देखा, और इस पर भी विचार होना चाहिए। और किसान महापंचायत के, मैं तो खेती में अनपढ़ हूँ, खेती पढ़ी नहीं, गांव में भी कम रहा। इन लोगों की बातें अगर सुनी जाए डॉक्टर राठौड़ बगैर से, नहीं तो भारतीय किसान अगर उत्पादन तक रहा तो कोविड तो अभी शरीर पर है, उसके दिल पर रहेगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल सही है। धर्मेंद्र, मैं कहना चाहूंगा जो डॉक्टर मधुप कह रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि पहले मैं आपकी समर्थन कर रहा हूँ। नहीं, आपकी बात का ही हमारा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात करना चाहूंगा डॉक्टर मधुप से। डॉक्टर साहब, जब तक किसान के हाथ में सारा प्रोसेसिंग यूनिट था, सारा प्रोसेस कृषि उत्पादों का गांव में होता था, उस समय भारत सोने की चिड़िया था। इसलिए सरकार यह वो है विषय, ये नहीं, इसको समाप्त किया सरकारों ने। ये जो विषैली खेती है, रासायनिक आधारित खेती, ये हमने नहीं सीखी, हम तो अच्छी खेती करते थे, ये भारत सरकार ने सिखाई। ये भी सिखाई कृषि क्रांति के नाम पे, क्रांति के नाम पे। अब हमें ये जो सरकार वाले हैं यही ज्यादा गड़बड़ करते हैं। आप यदि हमारे बीच से हट जाओ ना, यदि आप हमारे बीच से हट जाओ, हम बहुत खुश हों। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये तो केवल विकलांगता में सहारा है, सहारा से ज्यादा कुछ नहीं है। आज भी हमारी लागत हमको नहीं मिल रही। MSP सदाई लागत मूल्यों से कम होती है, इसलिए हम ये सब समझते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान में, एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं, अभी मैं दूदू तहसील के गांव में हूँ, जहां चना खरीद हो गया, आप उनके चेहरों पर रौनक है न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण से। उनको लगा कि हाँ, हमें हमारी उपज का दाम पर। बिल्कुल रणवीर जी, जो मधुप जी ने कहा है, जी बताइए। ऐसा है कि
आज से 73 साल पहले देश की आजादी में जो 70% किसान था, गांव में रहने वाला था, जी जी, तो अंग्रेजों को भगा सकता है, राजा रानी और नवाबों को हवेलियों में तमचेट बुला सकता है, इन नेताओं के और इन कंपनियों के, अंबानी और अडानी के बंगलों में भी तमचेट बुला देगा। उस दिन वाकई किसान अन्नदाता के रूप में आएगा। निश्चित रूप से धैर्य बहुत बड़ा है, इसलिए बदलेगा ऐसी बात नहीं है। निश्चित रूप से जब किसान खुशहाल होगा, किसानों ने इस देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। कांग्रेस नहीं चाहती थी राजाओं के खिलाफ, नवाबों के खिलाफ लड़ने के लिए। आपको पता है हैदराबाद नवाब की जमीनें किसानों ने कब्जा कर ली थी, तो इसी देश की नेहरू सरकार ने मिलिट्री भेज करके 4000 किसानों का कत्लेआम किया था। जमीन जोतने वाले को मिले, इस नारे के लिए देश का किसान लड़ा, अंग्रेजों को भगाया, नवाब और राजाओं को भगाया, तो इन लूटने वालों को भी भगाएगा। और एक दिन इस देश के मेहनतकश किसान मजदूर का राज होगा और देश अमेरिका से भी चीन से भी आगे बढ़ा हुआ होगा। धन्यवाद। तो बहुत अच्छी बात कही भाई साहब आपने। हमारे साथ डॉक्टर केसी नागर साहब हैं, इनसे हमारा संपर्क बार बार टूट जाता है। हम इनसे जानेंगे कि किसान किस प्रकार छोटी जोत में अच्छा उत्पादन कर सकता है। जी नागर साहब। सर, मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि किसान की जोत छोटी होती जा रही है और उसके अंदर अभी बात कर रहे हैं कि एमएसपी और ये इनकी जरूरत ही नहीं है। यदि किसान इंटीग्रेटेड फार्मिंग को इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसको समन्वित कृषि प्रणाली कहते हैं, यदि वो अपना लेता है तो उसको सिर्फ मार्केट में एक बार जाना पड़ेगा और वो भी सिर्फ बीज लेने के लिए। इसके अलावा उसको जैविक उत्पाद, जैविक पेस्टिसाइड और आपका वर्मी कंपोस्ट, ये स्लरी, ये सब जो है वहीं पर तैयार होंगे। बीजामृत, जीवामृत, उसको मार्केट से पेस्टिसाइड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को लगाने के लिए देखा जाता है कि अलग जी ग्रामीण क्षेत्रों में है, उनके लिए अलग अलग तरह के आईएफएस मॉडल्स बनाए जाते हैं सर। तो मैं कुछ एक आइडियल मॉडल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें कृषि और पशुपालन का समावेश होना तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पशुपालन ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। अरे पशुपालन है, खेती है, साथ साथ होता है, अकेली खेती नहीं होती पशुपालन के लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ चौधरी साहब। ऐसा है, आजकल पहले पशु से खेती होती थी, आजकल बुआई से लेके निकालने तक केवल ट्रैक्टर से काम आता है, थ्रेसिंग से काम आता है। डीजल सबसे ज्यादा लूट का साधन बना हुआ है। इंटीग्रेटेड आप क्या करोगे? आज बैल से खेती नहीं हो सकती। नहीं, आप प्लीज मेरी बात सुनेंगे तो 70% जमीन है वो। ये कुछ आप मेरी बात चीज बता रहे हैं। आज कोरोना के लिए आप हेलीकॉप्टर से पुष्प तो बचा सकते हो, लेकिन टीडी को कंट्रोल करने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं कर सकते। आज आप बताइए, सरकार बताए 50 साल में टीडी नहीं आई, कारण क्या था? तो जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये मौसम तो हर साल आता रहा है, 50-55 साल में टीडी नहीं आई, अब कहां से आ गई? तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार नहीं तबाह हो गए, और एक नया पैसा सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। किसी कारखाने में नुकसान हो जाए, उसकी भरपाई हो जाएगी, किसान की पूरी फसल चौपट कर दी, एक नया पैसा न रबी में दिया और न खरीफ में देंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अमराम सब सही कह रहे हैं। एक बार अपने डॉक्टर साहब को सुन लेते हैं कि वो एक नई तकनीक बता रहे हैं कि उससे किसान किस प्रकार समृद्ध हो सकता है। जी आप जारी रखिए। धर्मवीर जी, ये जो सरकार की तकनीक है ना, इन तकनीकों पर स्टॉप लगे तो बढ़िया रहेगा। इनकी तकनीकी सबने सुनी हुई है। कृषि विश्वविद्यालय का एक एसोसिएट प्रोफेसर और किसान और आगे भी आपकी तकनीकों में परिवर्तन होगा, इसकी किसानों के हित के लिए सर। किसान के इसके नाम पर माननीय रामपाल जी भाई साहब, करोड़पति बने। ये किसानों के नाम पर तो वैज्ञानिक मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। नहीं, हमारे जी भाई साहब, मैं दोनों भाई साहब माननीय भाई साहब की बात से पूर्ण सहमत हूँ। सुनिए मुझे सुन लीजिए। अब हमारे ऐसा है कि राजस्थान में कादरी जिसमें साइंटिस्ट हैं 800,
और राजस्थान का सबसे बड़ा वृक्ष है खेजड़ी। हमने वहाँ एमएलए होते हुए कमेटी 4 दफा गई और आज तक उन साइंटिस्ट ये नहीं बता पाए कि खेजड़ी को जो लट लग करके उसको खत्म करती है वो कैसे समाप्त होगी, आज तक नहीं। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, मैं आपके दर्द को जानता हूँ, आपकी पीड़ा को पहचानता हूँ, लेकिन रिसर्चर है, इन्हें नई चीज निकाली है। आप सब डॉक्टर साहब आप कैरी ऑन रहिए। भाई साहब किसान अपने आप में खुद साइंटिस्ट है। नहीं मैं जानता हूँ, जानकारी मैं समझता हूँ। एक बार हाँ डॉक्टर साहब, केसी नागर साहब आप प्लीज आप जाइए। जी सर। हेलो, मैं ये कहूंगा नागर साहब कि जो किसान है वो किसान नेता है, इन्होंने उस सिस्टम को देखा है, ब्यूरोक्रेसी से लड़ते हैं और किसी वैज्ञानिकों को जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है, तो ये बोल रहे हैं कि उनका दर्द बोल रहा है, इनकी पीड़ा इनके मुंह से मुखर हो रही है कि ये किस दौर में गुजरते हैं और उन्होंने क्या किया है। लेकिन आपने कुछ अलग अच्छा कार्य किया है, आप बताइए। देश में सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान में पैदा होता है और आज तक राजस्थान में बाजरे का बीज पैदा नहीं किया साइंटिस्ट। बीज कहाँ से आता है? तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से। और हजारों करोड़ रुपया बाजरे का बीज का अंदर जा रहा है, तमिलनाडु जा रहा है। और राजस्थान जो देश में 29 राज्यों में सबसे ज्यादा बाजरा पैदा करता है। हाइब्रिड बीज यहाँ का नहीं है। पशुपालन के अंदर जब बकरी पालन है, डेयरी है, कुक्कुट पालन है और इसके साथ साथ मशरूम इकाई भी लगा सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट इकाई लगा सकते हैं। वहीं यदि गोबर गैस प्लांट, जो गोबर गैस प्लांट लगाते हैं, गैस गोबर की गैस से उस किसान के घर के अंदर रसोई के अंदर गैस पहुंचेगी तो कम से कम 1800 रुपए पर मंथ वो बच जाएंगे। और वो जो स्लरी निकलती है वो खाद का काम करेगा, उसको डीएपी यूरिया खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। तो यदि किसान और मशरूम ये कुक्कुट पालन करता है तो मुर्गी भी बेच सकता है, अंडे भी बेच सकता है। और जो आजकल खेत तलाई, हर गांव के अंदर खेत तलाई फार्म पॉन्ड बनाए गए हैं, वो पानी से बढ़ते ही सीजन के अंदर, बरसात के सीजन में उसके ऊपर यदि मोटी थोड़ी जाली बिछा दें और उसके ऊपर यदि थोड़ा सा लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी का एक घर बनवा दें लकड़ी का, जिसमें मुर्गियां छोड़ दें और पानी के अंदर मछली के बीज छोड़ दें, तो मुर्गियां जो बीट करेंगी वो मछली खाएंगी और मछलियां जब तैयार होंगी तो मार्केट में बेच देंगे। और जब रबी सीजन में पानी की कमी आती है तो उस पानी को किसान काम में ले सकता है। तो ये एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। दूसरा, एक जो एंटरप्राइजेज है, सपोज फसल है, फसल के अंदर जो पोल्ट्री या पशुपालन का जो बाई प्रोडक्ट है वो एज ए मैन्युफैक्चर काम में आ रहा है। और जो जी डॉक्टर साहब है उसको हम मंडी में बेच रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि यदि इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को फॉलो करें तो उसकी लागत में कमी आएगी, तो ऑटोमेटिक इनकम बढ़ेगी। इसके साथ साथ ही संगठन में शक्ति है। मैं कहना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से कि यदि कृषि उत्पादक संगठन बने, एफपीओ, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वो बने, क्यों कि आजकल छोटी व सीमांत किसान जो कि कुल फसल क्षेत्र का 85% हिस्सा है सर, जो छोटा वो है, छोटी जोत है, और इनका टोटल प्रोडक्शन 44% है, 44% हिस्सेदारी होती है। यदि किसान फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सपोज कीजिए कि जैविक खेती का एक किसान एक ग्रुप बन गया, या एक मिर्ची उत्पादक किसान का एक ग्रुप बन गया, या फिर मेथी उत्पादन का एक ग्रुप बन गया, और अच्छी तरीके से उनकी ग्रेडिंग, पैकिंग अच्छी तरीके से करके और किसान ग्रुप बना करके बेचता है, तो उसको उसकी इनकम में बेनिफिट होगा। और इसके लिए कम से कम 10 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से निवेदन करना चाहूंगा कि मैक्सिमम फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का संगठन बने, ना कि किसी दूसरे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसानों के हित में, वो किसान खुद ही करेंगे, वो किसान खुद ही उस ऑर्गेनाइजेशन के संगठन में होंगे। उन्हीं में एक प्रधान होगा, एक कैशियर होगा और एक मार्केटिंग करेगा। तो इससे किसानों को राज करेगा, खेती क्यों करेगा? राज ही करेगा। 3 रुपए में प्याज खरीद के 100 रुपए में बेच देते हैं, इससे बड़ी कोई लूट होगी। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक निवेदन करूँ सर मैं पॉलिसी मेकर नहीं हूँ मेरा नहीं मैं एक निवेदन करूँ कि आप उदयपुर यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं,
तो पॉलिसी मेकिंग में आपका स्थान नहीं है। आप हमें ये बता रहे हैं कि किसान किस प्रकार छोटे छोटे काम करके अधिक विकसित हो सकता है। हमारे भारतीय समाज में भारतीय ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है फसल की आधी उसमें बरसों से मेरा निवेदन है बीच में बात कर रहे हैं, बात ना करें। मेरा निवेदन है कि जो हमारे साथी हैं वो बीच में बात कर रहे हैं, वो बात ना करें प्लीज, उसे डिस्टर्ब होता है। मैं ये कह रहा था कि इस करीब हमें 1.25 घंटे हो गए हैं खेती किसानी किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए, और मुझे लग रहा है कि हम 4-5 घंटे और बात कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार जो ये विषय निकला है और जिस प्रकार जो विचार आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो निश्चित रूप से नहीं, मैं आऊंगा आपके पास डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। हम इस चर्चा को थोड़ी देर और जारी रखेंगे क्योंकि चर्चा अपने उफान पर है पूरी तरीके से, और जिस प्रकार जो विचार आए हैं निश्चित रूप से लाभदायक होंगे। अब मैं एक बार डॉक्टर महेंद्र मधुप जी पास जाना चाहूंगा कि वो कुछ बता रहे हैं। जी मधुप साहब। नवज्योति के प्रांगण में दुर्गा प्रसाद चौधरी मिले, मुद्दे पे बैठे रहा करते थे, हम लंबी चर्चा करते थे। जी जी। आज की चर्चा में अमरा राम जी और रामपाल जी में कभी मिला नहीं, उनकी बातें मैं सुनी और जो कुछ मैं सोचता हूँ लगभग वैसा ही सोचते हैं। मेरा तो एक ही कहना है, किसान को अच्छे उत्पादन की सीख दो। फसल खराब हो जाए तो उसको कर्जा दे दो और चीजें दे दो, बेचारा बना दो। अगर फसल अच्छी हो जाए तो बाजार भाव गिर जाए। मेरा ये कहना है, कच्चे माल तक जब तक किसान समित रहेगा 30-35 रुपए तक, तब तक उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी। वो जब तक प्रोसेसिंग और मार्केटिंग पे कब्जा हो, प्रोसेसिंग भी गांव के बच्चे किसानों के बच्चे करें, तब सफल होगी। न सरकार हो न ग्राम पंचायत हो, तब तो जिंदगी बदलेगी। नहीं तो कितना ही कर ले, अच्छा उत्पादन कर लो, अच्छी किस्म ले लो, अच्छा ही ले लो, किसान तो बेचारा रहेगा, मजदूर रहेगा। और जब एफडीआई के बाद जब जिंदगी बदलेगी तब फिर मजदूर बन जाएगा। इन पे सोचा जाना चाहिए। और मैं तो आज सलाम करता हूँ अमरा राम जी और रामपाल जी को, धन्यवाद। और आज मुझे बड़ा खुश मिला। जी जी, निश्चित रूप से हम आपके साथ मिले हैं। अमरा राम जी भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो भाई साहब कुछ और बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे कि आज जिस प्रकार के जो हालात हैं, कोरोना में किसान एक सिपाही की तरह लड़ रहा है, तो उससे और क्या बेहतर हो सकता है? संक्षेप में बताइए ताकि हम हमारे इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर अग्रसर हो सके। सर यही है कि जब तक नीतियां नहीं बदलेंगी, नीत नहीं बदलेगी, देश का किसान खुशहाल नहीं होगा, देश का खुशहाल नहीं होगा। प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, अब रेल निजी आतुम, बैंक निजी आतुम, हवाई अड्डा निजी आतुम, खेती निजी आतुम, शिक्षा चिकित्सा, जो कुछ बढ़ाया था 73 साल की आजादी में, वो सब कुछ उन कंपनियों के हवाले किया जा रहा है, खेती से लेकर के हर चीज। और इसको अवसर के रूप में बदला जा रहा है। मतलब किस तरह से देश की संपत्ति जो 130 करोड़ लोगों के टैक्स से बनी है, वो कोडियों के भाव उनको देने का इसका कोरोना महामारी के वक्त उनका अवसर के रूप में दिया जा रहा है। देश की सुरक्षा के एफडीआई लाया जा रहा है 74%। तो निश्चित रूप से जब तक नीतियां नहीं बदलेगी, और नीतियां जब लोगों का दिमाग बदलेगा, मैं समझता हूं इन सब चीजों का समाधान होगा। 73 साल पहले समाधान हुआ है, आगे भी निश्चित रूप से समाधान होगा, और वो ये किसान जनता ही समाधान करेगी, क्योंकि 67% आज भी किसान और खेत मजदूर है, वो बदलेगा। आपने चर्चा की, इसके लिए मैं पुनः अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से नवज्योति का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि 67% लोगों की चर्चा नहीं होती आजकल, कंपनियों की चर्चा होती है, उनको कितना नुकसान हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा की। आप तो एक नया पैसा बता दीजिए। हमारी वित्त मंत्री ने इससे ज्यादा झूठ क्या हो सकती है, उन्होंने एक दिन बयान करते हुए कहा कि देश के किसानों से 200 लाख लीटर दूध ज्यादा खरीदा है, जबकि 4 दिन में से 4 हफ्ते में से 1 हफ्ता खरीदते थे। इसलिए निश्चित रूप से आपने चर्चा का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, हम चर्चा जारी रखेंगे। राठौड़ साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? पैसा आऊंगा मैं। राठौड़ साहब, एनएस राठौड़ साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? राठौड़ साहब शायद वो आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। छोगालाल जी, सैनी साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? छोगालाल जी, हाँ। रामपाल जी भाई साहब बताइए आप। रामपाल जी भाई साहब,
जी बताइए, जी बताइए। कमेटी में तीन बात बताऊंगा जी। पहली, किसानों को उनकी उपजों का लाभकारी मूल्य मिले, इसकी आवश्यकता है। दूसरा, जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण से खेती नष्ट होती है, उसकी भरपाई के लिए जो 2010 में 4 मुख्यमंत्रियों ने सिफारिश की हुडा कमेटी के नाम से, उसमें 1 हेक्टर पर कम से कम 25,000 रुपए सहायता देने के प्रावधान की बात कही, वो भी आज लंबित है। तीसरी कहना चाहूंगा, जब तक किसानों को अपने उपजों का दाम तय करने का अधिकार नहीं मिलता, तब तक ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली है, इसके लिए खरीद की गारंटी का बने कानून। तो खरीद की गारंटी का कानून बने और उनकी प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट होने वाली जो फसलें हैं, उनको भरपाई का कानून बने। इसके द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। और तीसरा, खेती का अर्थ केवल खेती नहीं होता, खेती का अर्थ पशुपालन भी है, खेती का अर्थ उद्योग भी है। तो खेती की जब हम संकल्पना करते हैं, ये सब चीज खेती में आती है, चाहे उसको प्रोसेसिंग कह लो, चाहे मार्केटिंग कह लो, ये सब चीज जब हमारे हाथ में होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आज की तारीख में सरकारों ने षड्यंत्र ये सारे काम किसान के हाथ से छीने हैं। इसलिए जो कहा जाता है कि किसान जब तक उपज के भरोसे रहेगा, हमने तो कभी नहीं कहा। हम तो कहते हैं उपज तो हमारी मूल चीज है, लेकिन पशुपालन हमारा सहारा है। और पशुपालन के साथ ही जो ग्रामोद्योग है, तेल की घानी गांव में हो, कपास का कपड़ा बनने का काम गांव में हो, मूंगफली का छिलके का काम गांव में हो, ये जितने काम है हमें गांव में होने दो ना। तो ग्रामों में एक गांव में औसत 10 उद्योग होंगे, तो ये 6.5 करोड़ लगभग लोगों को रोजगार देने की गारंटी हो जाएगी। ये जो हमसे रोजगार छीने, इस कारण से आज बेकारी, बेरोजगारी ये बढ़ी है। आज हमारा पढ़ा लिखा नवयुवक खेती की तरफ नहीं आना चाहता, वो खेती से भागना चाहता है। वो जानता है कौन घाटे का काम करेगा। इसलिए जब तक हम खेती को ऐसी स्थिति में नहीं बनाए कि वो जीवन यापन के लिए, सम्मान पूर्वक जीवन यापन के लिए एक अच्छा माध्यम हो, तब तक हमारी युवा पीढ़ी उस ओर आकर्षित नहीं होगी। इसलिए जो हमने हिंदुस्तान में, जैसा उच्चतम न्यायालय ने कहा, हमने जी जी, लगता है कि रामपाल जी भाई साहब से हमारा संपर्क कट गया है। अब मैं एक बार डॉक्टर केसी नागर जी से निवेदन करूंगा कि वो, हालांकि किसान नेताओं की अपनी पीड़ा है, वो उसको देखते हैं कि किस प्रकार अब तक नौकरशाही ने किसानों के साथ छलावा किया है, और वो दर्द बयां कर रहे हैं कि जो नौकरशाही ने किस प्रकार किसानों को छला है, परेशान किया है। लेकिन आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आपका काम रिसर्च करना है और आप उसमें निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें संक्षेप में बताइए कि किसान के लिए जो आपने जो तकनीक बताई है वो कितनी फायदेमंद होगी और किसान और क्या कर सकता है। जी केसी नागर साहब। जी ऑडिबल नहीं है सर, ऑडिबल प्लीज। हाँ आवाज आ रही है आपकी, बोलिए सर। अब हाँ यस, हाँ अब आप बताइए सर। मैं ये कह रहा था कि किसान नेताओं ने जिस प्रकार आपकी बात काटी है, वो उनका मन का दर्द है, क्योंकि देश में अब तक जिस प्रकार नौकरशाही ने किसानों के विकास पर जो बैरियर लगाए हैं, उसमें कहीं ना कहीं नौकरशाही जिम्मेदार है, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था जिम्मेदार है, यहाँ के जो लोग जो शासन में रहे हैं या नौकरशाही में उच्च पदों पर रहे हैं, उनके कारण उनके दिल में दर्द है। तो आप उससे व्यथित मत होइए, क्योंकि आप कृषि वैज्ञानिक है, आप एसोसिएट प्रोफेसर है, आपका काम कृषि को उन्नत बनाना, नए आविष्कार करना है। तो आप हमें बताइए कि और हम अच्छा क्या कर सकते हैं, हमारे किसान भाई और क्या बेहतर कर सकते हैं। जी कैसे ना कर सकते। किसान भाइयों के लिए एक तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिले के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र, हर जिले के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और कुछ तो जिले ऐसे हैं जिनमें 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। किसानों के लिए कैफेटेरिया लगा जाता है,
जिसके अंदर नई नई किस्मों का जो चयन करके और लगाया जाता है, जिससे कि फार्मर्स विजिट हो तो वो खुद आंखों से देख सके कि भाई ये वेराइटी मेरे को अच्छी लग रही है, तो वो देख सके। दूसरा, ये और उनके अंदर उनका बाकायदा ये बना हुआ है कि भाई इससे इनकम कितनी जनरेट हो रही है। तो क्योंकि जो विश्वविद्यालय का काम है वो किसानों के हित में रिसर्च करना, बच्चों को पढ़ाना और किसानों तक तकनीकी पहुंचाना, क्योंकि विश्वविद्यालय के पास इतने एम्प्लॉइज नहीं हैं जो हर गांव में जा सके। इसलिए जी लगता है कि डॉक्टर साहब से फिर संपर्क कट गया है, तो मैं अब मंजू जी से आग्रह करूंगा कि वो अपन अंतिम समय में गांव में आकर के और वो अपना खुद का धंधा चला सके। तो शहरों से हाँ मंजू जी बताइए कि महिलाएं बड़ी कारगर सिद्ध हो रही हैं खेती के इस कार्य में, और आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि हमारा समय भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। जी मेरा सेल्फ हेल्प ग्रुप या फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जब तक किसान नहीं बनाएंगे, और मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक गांव, डॉक्टर साहब मैं करता हूँ, आपसे बात करता हूँ। हाँ मंजू जी बताइए आप। बस मेरा निवेदन बस यही है कि गांव खुशहाल कैसे बने, स्वावलंबी हम लोग किसान कैसे बने, और बहनें आत्मनिर्भर कैसे बने, किसान सरकार को कोसना छोड़ दे। मेरा तो आप लोगों से, किसानों से, गांव में जहां भी संपर्क होता है, उनका बस एक ही मन में विचार आ जाए, एक ही मत हो कि हम सरकार को कोसना छोड़ें, खुद स्वयं उठकर खड़े हों और होना पड़ेगा प्रयास हाँ खुद और से आजकल एक मन में भ्रम और फैला है कि महिलाओं को वो जगह नहीं मिल पा रही है, उनको किसान के रूप में नहीं देखा जा रहा है, उनके पास जमीन नहीं है। ऐसा भ्रम बिल्कुल मन में नहीं होना चाहिए। हम सब परिवार हैं, जो जिनके नाम खेती है वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। तो ये भ्रम है ना, वो दिमाग से निकाल देना चाहिए और सब एकजुट होके अपने गांव को खुशहाल होने का प्रयास करें। और वो समय आया है, बिल्कुल समय वो गया है, शहर से लोग गांव की तरफ आ रहे हैं और अपने गांव में वही वातावरण लाने का फिर से प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार, और आगे भी आपकी बात का समर्थन करता हूँ कि किसान महिलाओं को अलग नहीं मानते, कृषक महिला है। तो आप फिर जो है ना, आप ये ना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पे फिर आप जागीरदारी प्रथा को शुरू कर रहे हो, और आप कर रहे हो, इसके बिना बदलाव हो ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब आपका काम रिसर्च करने का है, ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पे आपका रिसर्च नहीं है। आप अपने रिसर्च की बात बताओ। इसलिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ये नई जागीरदारी है, जो गांव में पहले पटेल बनाए थे, जागीरदार बनाए थे, ये मुखिया हम ले जा रहे हैं। इस कार्यक्रम किसान पैदा कर रहा है उन्हीं का एक संगठन बने। रामपाल जी, उसके ऊपर सभी से निवेदन करूंगा कि अपन, मेरा समय बिल्कुल अब समाप्ति की ओर है। अब मैं अंतिम कमेंट के लिए दो लाइन बोलना चाहूंगा धर्मवीर जी। हाँ बताइए। अभी भारत सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के नाम पर किसानों की आय पे कुल्हाड़ा चलाने का काम किया है, और ये कह दिया कि हम तिलहन और दलहन की फसलें केवल 25% खरीदेंगे, इससे ज्यादा नहीं खरीदेंगे। सरकार को चाहिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, तत्काल भारत सरकार इसको समाप्त करे, इस कैप को हटाए और दाने दाने की खरीद की बात करे, जिससे किसानों को चने के पैसे मिले, गेहूं के पैसे मिले, सरसों के पैसे मिले। ये काम करो ना। और आप एफपीओ बना रहे हो, इसलिए हमको एफपीओ की जरूरत नहीं है। हमें जो जरूरत है वो हमें काम करने दो ना, आप हमें थोपो मत। अब भाई साहब बहुत अपना समय समाप्त हो गया है। अब मैं अंतिम कमेंट के लिए एनएस राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि अंतिम कमेंट करके अपन इस अपनी चर्चा को समाप्त करें। जी राठौड़ साहब। हाँ, सबकी बातें सुनी, चर्चा हुई है, लेना चाहिए।
रामपाल जी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, नागर साहब ने एक अलग बात कही। मैं भी यहाँ बताना चाहता हूँ कि कुछ तो ऐसी हमारी प्रॉब्लम है जो कि सिंस हमारे जब 1947 से ही हम दुखी हैं। एग्रीकल्चर इतना इतना अच्छा सुदृढ़ नहीं हो पाया। मैं अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल हमने करीब 3.1 करोड़ हेक्टेयर जमीन में गेहूं बोया था, और हमने 102 मिलियन टन यानी कि 10.2 करोड़ टन पैदा किया। तो इससे हमारी उत्पादकता कितनी आई? करीब 3.1 टन पर हेक्टर। मतलब हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हमने रिसर्च जो हमारे किसान महासंघ महापरिषद वाले जाट साहब फरमा रहे हैं वो बात सही है। हम नागर साहब इसको पॉजिटिव लो आप। इसका एक रीजन ये क्योंकि आज हमारे हम ये देखें कि हम गेहूं का उत्पादकता हमारी 3.1 टन पर हेक्टर है। चावल की उत्पादकता तो 2.4 टन पर हेक्टर है। गेहूं को जब हम बात करते हैं फ्रांस से कंपेयर करें, फ्रांस में 6.5 टन पर हेक्टर। चाइना को हम हमेशा दोषित करार करते हैं, उसमें है 4.2 टन पर हेक्टर। अगर हमारे देश की भी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए तो हमारे को हो सकता है कि हमारे को समर्थन वैल्यू में जो हमारे मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा कम होते हुए भी। एक बात अभी नितिन गडकरी साहब ने एक दिन कही थी और उसके पीछे सब जने पीछे पड़ गए उनके। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। मैं इस कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि साहब आपके सोयाबीन में हमारे देश की उत्पादकता जो है 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टर है। ब्राजील में यही 30 क्विंटल प्रति हेक्टर है, 6 गुना वो पैदा कर रहे हैं। अगर हम 6 गुना अगर हम हमारे देश में भी पैदा कर लें उसी जमीन में, आगे और भी दिक्कत आएगी। लोग बात कहते हैं कि साहब राइस हम इतना पैदा करते हैं, मगर किस कीमत पे हम पैदा करते हैं? आप ये भी तो सोचे। राइस में हमारा 2.4 टन पर हेक्टर है, जबकि जो वर्ल्ड एवरेज है वो 4.2 टन पर हेक्टर है। और राइस में हम 120 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम यहाँ काम में लेते हैं पानी मात्रा में। 80% से ज्यादा पानी हम आज काम में ले रहे हैं। आपने देखा होगा राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। इंडस्ट्रीज में अभी 15 गुना उन्होंने पानी के भाव का बढ़ा दिया, मगर फिर भी किसानों के लिए नहीं बढ़ाया। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा काम किया, जबकि 80% पानी हम काम में लेते हैं। गेहूं के लिए आप देखो 65 से 80 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम हम काम में ले रहे हैं। यानी कि अगर 1 पैसा मैं 1 लीटर को दूं तो भी गेहूं में 1 हेक्टर जमीन के लिए अगर जो उतना हम पैदा कर रहे हैं, जो कि 300 केजी के 3000 केजी के करीब 3 टन के करीब हम पैदा कर रहे हैं 1 हेक्टर में, उसके लिए 65,000 से 80,000 का तो पानी हम काम में ले लेते हैं। हम बहुत सारी चीजें है ना एक दृष्टि से नहीं देख सकते। और बात सही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो ठीक है जो मेंटेन कर रहे हैं हम, उसी प्राइस पे हमें लेना चाहिए। जैसा कि कई हमारे विद्वान भाई साहबों ने कहा, हमें उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर बिक रहा है तो ये गलत है। मगर दूसरी चीज, हमें सब वैज्ञानिक को और जितने भी इतना बड़ा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इतनी यूनिवर्सिटीज है, मैं तो सबको कहना चाहता हूँ कि हमारे को आज एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी चीज है जो कि भाई साहब ने महेंद्र जी ने भी कहा, मधुब साहब ने भी कहा कि हमें हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। हमें एक तरह का वैल्यू एडिशन। एक छोटा सा देश है इजराइल, 273 गांव है, और उस 273 गांव के बेसिस पे उन्होंने पूरे वर्ल्ड में धमाका कर रखा है। हमारे पास तो 4,71,000 के करीब गाँव है, और हम क्या धमाका कर पा रहे हैं? हम तो हमारे लिए सर्वाइवल के लिए दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम सब जने एक सेक्टर पे, सब जने एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं। बहुत सारी चीजें आज भी देखो, वैल्यू चेन जो होती है कि प्रोसेस किस तरीके से, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है। मेरे को याद है जब मोरारजी देसाई साहब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि जितनी भी लोकल इंडस्ट्रीज बनाई जाए, और शुगर इंडस्ट्रीज उनके टाइम पे बनी, करीब 775 शुगर इंडस्ट्रीज हुई उनके टाइम पे, सब गाँव के आसपास बनाई गई। मगर दिक्कत ये हुई कि बाद में उन्हीं शुगर इंडस्ट्रीज में कोऑपरेटिव सिस्टम हमारा इतना दूषित हो गया कि आज के टाइम पे 600 के करीब शुगर इंडस्ट्रीज लॉस में चल रही है। हमें एक तरह से एक नए सिरे से हमें वैल्यू एडिशन की बात भी करनी पड़ेगी। सेकेंडरी एग्रीकल्चर की हम क्या बात करते हैं, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की हम बात क्या करते हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की हम बात क्या करते हैं, स्पेशलिटी एग्रीकल्चर की बात क्या करते हैं, हाईटेक कल्टीवेशन की। हमारा किसान तो वही धंधा कर रहा है। मैंने आपको बताया था, पता नहीं बताया कि नहीं बताया, मेरे पास जमीन पाली डिस्ट्रिक्ट में भी है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में भी है, मगर मैं मेरे किसान भाई को, जो मेरे सिजारी मेरे काका के बराबर ही है, मैं उनको अंकल ही कहता हूँ, मगर मैं उनको कन्विंस नहीं कर पाता हूँ। वो अभी भी गेहूं क्या करते हैं, वही ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। वो उनको मैंने कितने बार कहा तो वो मेरे को कहते हैं कि आप अपने वैज्ञानिक तरीके से आप अपना काम करो। आज हमारे को एक समावेश चाहिए
के वैज्ञानिकों का, नागर साहब भी सही कह रहे हैं, नागर साहब ने जो कहा है कि हमारे को अब जब आप वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, प्रोसेसिंग की बात करते हैं, मार्केटिंग की बात करते हैं, तो हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ाना पड़ेगा। फार्मर प्रोड्यूसर, मेरा एक एग्जांपल है, हम बताऊं, हमारे एमपीयूटी के अंदर हमने ट्राइबल एरिया में हमने सेल्फ फाइनेंसिंग जो हमारे ग्रुप थे उनको लेके हमने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और आज उनके पास में आप ये देखेंगे 20-20 लाख रुपए का इकट्ठा हो गया। तो शुरुआत कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम कह रहे हैं पिछले 12 साल से, मैं थोड़ी सी एक बात और बंद कर दूंगा, 12 साल से हमारा देश विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कर रहा है। इस साल तो हमने 17.9 करोड़ टन दूध पैदा किया, मगर उसकी इंटरनेशनल वैल्यू क्या है जी, मतलब 5% तो मैं कहूंगा जीरो के बराबर ही है, क्योंकि हम क्लीन मिल्क पैदा ही नहीं कर रहे हैं। हमारा उत्पादकता देखा जाए तो एक हमारे गांव की जो हम जिस तरह की बातें कर रहे हैं उसमें 900 लीटर प्रति एक एनिमल से एक साल भर में 900 लीटर मिलता है, जबकि वर्ल्ड एवरेज कितना है 1900 लीटर। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? हमारा एग्रीकल्चर तो हम बिखेर ही चुके हैं। हमारे पास ना प्रोडक्शन है, ना प्रोडक्टिविटी है, ना प्रॉफिटेबिलिटी है, ना क्वालिटी प्रोडक्शन है। क्लाइमेट इतना चेंज हो गया है जिसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे। हमें किसानों को उद्यमी बनाने की जैसी बात होती है, लोग बाग पीछे पड़ जाते हैं। अगर कोई हमारा नेता, अगर किसी भी पार्टी का अगर वो सही बात कहता है जी, राठौर साहब मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि अपना समय समाप्ति की ओर है। तो मैं सबका धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत ही कृषि को हम बहुत ही शुष्क विषय मानते हैं, एक ऐसा विषय मानते हैं जिस पे चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन जिस प्रकार हम आपके साथ बैठे हैं 2 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और आप सब लोगों की निश्चित रूप से इच्छा रही होगी कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, लेकिन समय की एक सीमा है। आप सब लोग आए, आप सब लोग ने ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत आभार, सबका अभिनंदन, धन्यवाद।